स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग आप लोगों के लिए सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी करवाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका पेपर अभी जून 2024 में हुआ है, पेपर नंबर 14, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे इस पूरे पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ पूरे पेपर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। यानी मैं यहां पर आपको पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे द्वारा बनाया गया सॉल्यूशन है। सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सजेस्टेड आंसर्स दिए जाते हैं वो नहीं है, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर्स अभी नहीं दिए हैं। ये सजेस्टेड आंसर्स आपको जो है एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने अपने प्रयास से बनाया है, इसके अंदर मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो लगभग आपको पूरा पेपर आप चेक कर सकते हैं अपना कि आपने किस तरीके से यहां पर किया है। तो यहां पर हम पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन जो इस एसएफएम का पेपर है इसका बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम सॉल्यूशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर ये पेपर हमारा एसएफएम का कैसा था इस बार, जो जून 2024 में लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है सीएमए फाइनल के अंदर, उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो पेपर है मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा आसान है। एवरेज था। एज सच आप इस पेपर को लगभग पूरा अटेम्प्ट भी कर सकते थे, कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं था। और जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ाई की है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन कर रखा है, वो इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता था। देखिए अगर मैं बात करूं तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है बेटा 100 मार्क्स का पूरा पेपर या 128 नंबर का पूरा ही पेपर आपको मॉड्यूल से मिले। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो बाहर से आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो टिपिकल होंगे। तो 2-3 क्वेश्चन जो टिपिकल होते हैं या बाहर से आते हैं, आप उनको स्किपेबल अगर करके चलें तो लगभग आप 90 से 100 नंबर का पेपर तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमारा पेपर 128 नंबर का आता है, तो उसमें से 28 नंबर हम स्किपेबल भी हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारा पेपर जो है वो एवरेज आप लोग आराम से कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर हो सकते हैं कि जिसके अंदर आप पूरा सॉल्यूशन नहीं बना सकते या अल्टीमेट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप उसके अंदर अगर करके आएंगे तो उसमें आपको वर्किंग, जो आपका पार्ट ऑफ वर्किंग है, उसके अनुसार आपको नंबर भी मिल जाएंगे। और कई सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल हमारे एज इट इज स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे, जो एज इट इज बुक का क्वेश्चन है वो उठा करके हमको दिया हुआ था, और बहुत आसान क्वेश्चन थे कई तो। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट ने मेरे से क्लासें ले रखी हैं उनको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके उस क्लासेस में मैंने कहां वो सारी चीजें आपको पढ़ाई थी, कैसे कैसे हमने इन सारी चीजों को कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे इस एसएफएम पेपर का सॉल्यूशन वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट देखेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने एमसीक्यू पेपर्स के बारे में। एमसीक्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, A project of ZOBM Limited require an initial investment of rupees 100 lakh and generate annual cash inflows of 29.85 lakh for 5 years. If the risk-free rate of discount is 10% and the premium for normal risk of the company is 3%, what is the maximum premium for abnormal risk that can be earned on this project using the IRR method? यानी आपको IRR मेथड के थ्रू कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एबनॉर्मल रिस्क। एबनॉर्मल रिस्क यानी कि जो नॉर्मल रिस्क है उससे ऊपर अगर आप कोई एबनॉर्मल रिस्क लेते हो तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम जो है वो बियर करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं आईआरआर का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। तो आप जानते हैं कि आईआरआर एक वो रेट होती है जिस पर एनपीवी की वैल्यू 0 होती है, मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस बराबर किसके होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सर आईआरआर की रेट क्या होगी। तो देखिए मैंने यहां पर कैसे बात करी
मैंने बोला कि सब आईआरआर की जो रेट है ये वो रेट होती है जिसपे एनपीवी क्या होती है, 0। तो यहां पर हम दो कैलकुलेशन बनाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की। पहले आउटफ्लो की बात करते हैं। देखिएगा, आउटफ्लो के तौर पे यहां पे बोला गया है साहब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 100 लाख रुपए का किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज करते हो तो आज तो 1 रुपए कीमत 1 रुपए के बराबर है, 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100 लाख रुपए का हो गया। इसके अलावा एनुअल कैश इनफ्लो आपको दे रखा है 29.85 लाख, और 5 साल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 5 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि सर हमारे पास 13% की रेट गिवन है, 14% की गिवन है, 15% की गिवन है। देखो बेटा, कौन सी रेट आपको लेनी है मुझे एक बात बताएं। आईआरआर पर इनफ्लोस आउटफ्लोस क्या होंगे, बराबर। अब आउटफ्लोस कितने हैं आपके पास, 100 लाख, तो इनफ्लोस भी कितने होने चाहिए, 100 लाख। अब कौन सा पीवी फैक्टर आप काम में लेंगे, तो देखिए मैंने यहां पर बात करी तो आपका ये 15% की जो डिस्काउंटिंग रेट है, 15% की डिस्काउंटिंग रेट का 5 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर गिवन है 3.35। तो हमारे जो एनुअल कैश इनफ्लो है 29.85 यानी 29.85, उसको 3.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 100 लाख। यानी 100 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करे, 100 लाख रुपए आपकी रिकवरी हो गई, तो एनपीवी क्या आ गई, 0। इसका मतलब हमको ये आइडेंटिफाई हो गया सब आईआरआर की रेट कितनी है, 15%। तो सबसे पहले हमको आईआरआर आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद देखो अगली बात क्या पूछी गई है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%, या रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। 10% तो वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर आपको कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रीमियम फॉर नॉर्मल रिस्क ऑफ द कंपनी इज 3%। अब अगर आपको नॉर्मल रिस्क बियर करना है तो आपको 3% का और रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब 10% के अलावा आप 3% का और यानी 13% का रिटर्न अगर आप लेते हो तो ऐसे केस में आप केवल नॉर्मल रिस्क बियर कर रहे हो। और आप 13% की जगह, यहां पर 13% की जगह स्टूडेंट, आप 13% की जगह यहां पर 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब 2% का एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं वो किस लिए है, एबनॉर्मल रिस्क के लिए है, क्योंकि यहां पे सवाल में क्या दे रखा है, मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एबनॉर्मल रिस्क। तो नॉर्मल रिस्क के लिए तो 3% है, तो टोटल 13% हो गया। तो 15% की आईआरआर रेट में से अगर आप ये 13% को लेस करेंगे तो एबनॉर्मल रिस्क के लिए जो आपको प्रीमियम अमाउंट रिसीव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2% के बराबर। तो यहां पर आपके पास मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एबनॉर्मल रिस्क का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2%। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, ईजान लिमिटेड हैज एन ROE इज ऑफ 18% एंड अ प्लफिंग बैक रेशियो 50% दे रखा है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट 13% है। इफ द कमिंग ईयर्स अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 पर शेयर, एट व्हाट प्राइस ईजान शेयर्स शुड सेल इन 3 ईयर्स। यानी आज से 3 साल बाद उस शेयर की प्राइस क्या होगी जिस पर उसको बेचा जाना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दे रखा है 18%, और जो रिटर्न कंपनी कमा रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो 18% कमा रही है। इसके अलावा जो रिटेन्ड अर्निंग है, प्लफिंग बैक का मतलब जो आपने पैसा रिटेन्ड किया है वो कितना है, 50%। तो ये आपके पास बी यानी रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू 50% दे रखी है, तो आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं बी इंटू आर, यानी रिटेंशन मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके आपने ग्रोथ रेट निकाल ली 9%। अब आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालनी है। तो बेटा आपने ये एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस अपने इंटर के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के चैप्टर में पढ़ रखी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, D1/KE माइनस G। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, तो यहां पर मैंने बात करी कि कंपनी का 4 रुपए पर शेयर है, यानी कि अर्निंग जो है 4 रुपए पर शेयर है, 4 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए रिटेन करते हैं, तो बांटते कितने हैं, 2 रुपए। इसका मतलब 4 का 50% रिटेन करा तो बांटा कितना, 2 रुपए। तो 2 रुपए आपने डिविडेंड बांटा है। केई की वैल्यू आपको 13% यानी कैपिटलाइजेशन रेट आपको 13% दे रखी है, और ग्रोथ रेट आपने अभी निकाल ली 9%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी 50 रुपए। लेकिन ये 50 रुपए आपकी करंट मार्केट प्राइस है, आपको 3 साल के बाद की मार्केट प्राइस निकालनी है, तो आप ग्रोथ रेट का एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। तो 50 पर 1 + 0.09 3 साल के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप 50 का 9% निकालो, फिर ग्रोथ 9% करके आप निकाल लेंगे, और आपके 3 साल के बाद की मार्केट प्राइस आ जाएगी 64.75। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो जोन इज 15% एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न इज 280, वेरिएंस ऑफ रिटर्न इज 280, इफ द इन्वेस्टर टॉलरेंस 70 दे रखा है तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टर्स यूटिलिटी क्या होगी। देखिए इन्वेस्टर्स की यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। रिस्क पेनल्टी का मतलब है रिस्क का स्क्वायर मतलब वेरिएंस माइनस रिस्क टॉलरेंस। यहां पर रिस्क वेरिएंस आपको कितना दे रखा है 280 और रिस्क टॉलरेंस आपको दे रखा है 70। तो ये जो रिस्क ये डिवाइड होगा, माइनस नहीं होगा डिवाइड होगा, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ये डिवाइड होगा। तो रिस्क टॉलरेंस रिस्क वेरिएंस को अगर आप रिस्क टॉलरेंस से डिवाइड दे देंगे तो आपके पास रिस्क पेनल्टी आ जाएगी 4 और फिर आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे रखा है 15%, तो उसमें से आप अपनी रिस्क पेनल्टी को लेस करेंगे तो 11% आपको इन्वेस्टर्स की यूटिलिटी मिल जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा B.11%। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Santika project has a mean value of 11,700. The management wants to determine the probability of the NPV of project under different range. If the standard deviation of the project is 6,000, what will be the probability of NPV between 7,200 and 13,200? देखिए ये सवाल जो है वो आपका एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व निकालने का है। अब एक नॉर्मल कर्व के अंदर आप एरिया की कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर टेबल दे रखी है। इसकी वैल्यू वैसे तो टेबल से निकाली जाती है लेकिन आपको दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपको लेना है। देखिए आपको जो अभी करंट में मीन वैल्यू दे रखी है वो 11,700 है और मैनेजमेंट वांट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी निकलवाना चाहता है प्रोजेक्ट अंडर द डिफरेंट रेंज। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन 6,000 रुपए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बिटवीन 7,200 से लेकर के 13,200 तक के बीच के लिए। तो देखिए मैंने यहां पर कैसे बात करी, समझना ध्यान से। देखिए आपका ये नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दे रखा है जिसमें आपको मीन वैल्यू यानी सेंट्रल वैल्यू 11,700 दे रखी है। इसमें एनपीवी की जो रेंज आपसे पूछ रहा है वो 7,200 से 13,200 के बीच में पूछ रहा है। इसको देखिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए यहां पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब आपको पहले क्या करना है बेटा, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 7,200 से लेकर के 13,200 तक की जो रेंज है वो आपको पता लग जाएगी। तो मैंने बोला 7,200 में से आपने 11,700 माइनस किया डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 6,000, तो ये वैल्यू आई एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ 0.75 और एरिया ऑफ 0.75 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2734, तो ये वैल्यू हो गई 0.2734। इसी प्रकार से 13,200 से लेकर के 11,700 डिवाइड बाय 6,000 करेंगे तो ये एरिया ऑफ 0.25 की वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो 0.0987 मिलेगी। 0.0987 और इस दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आपको इन दोनों की रेंज चाहिए, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 0.3721 और परसेंटेज टर्म में आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा गया है तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 37.21%। तो 37.21% का मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिस रुद्रा ऑन 1 अगस्त 2023 ड्यूरिंग इनिशियल ऑफर ऑफ एबी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 फॉर ईच यूनिट ऑन 31 मार्च 2024 डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड गिवन बाय द एबी म्यूचुअल फंड वाज 10% एंड मिस रुद्रा फाउंड दैट द एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 150%। तो व्हाट इज द एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2024। म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए क्या है, देखिए आपने 1 अगस्त 2023 को जो है सबसे पहले आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 यूनिट्स आपने परचेस करे हैं, 10 रुपए का एक म्यूचुअल फंड है। 31 मार्च 2024 को कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड गिवन बाय एबी म्यूचुअल फंड्स वाज 10%। और कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है बेटा, 10% का। एंड मिस रुद्रा जो है फाउंड दैट की एनुअलाइज यील्ड कितना है 150%, यानी सालाना रिटर्न जो है वो 150% के बराबर है। तो आपकी क्लोजिंग एनएवी क्या होगी ये आपको निकालनी है। मुझे बताएं यहां पर ये 150% का एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो 1 अगस्त को किया है, तो 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक का कितना पीरियड हो गया, तो ये आपके हो गए 8 मंथ। तो 8 मंथ के हिसाब से आप एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा मैंने यहां पर बात करी एनएवी आपको कैलकुलेट करनी है, तो एनुअलाइज यील्ड आपको 150% दे रखा है। ये एनुअलाइज यील्ड जो 150% है यानी कि पूरे साल भर का रिटर्न है, तो 12 से डिवाइड दे दिया तो पर मंथ रिटर्न आ गया।
क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए किया गया है, 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च, तो 8 महीने के लिए आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो कितना है, 100%। तो आपने सबसे पहले अपना यील्ड ऑन 8 मंथ निकाल लिया कि 8 महीने का क्या रेट ऑफ रिटर्न आपने अर्न किया है इन परसेंटेज टर्म में। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, मुझे यहां पर क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितना सिंपल है, देखेंगे। देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 यूनिट। इसके अलावा साल एंड होने पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया, 10,000। 10,000 रुपए का डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन अब ये 10,000 का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये आपको 31 मार्च 2000 कौन सा ईयर है अपना, 2024, यहां पे रिसीव हुआ है। तो इसको आप उसी दिन की जो एनएवी चल रही है, क्लोजिंग एनएवी चल रही है, उससे डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड दे देंगे तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे और डिविडेंड का अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 10,000 यूनिट्स आपने इनिशियल इन्वेस्ट करे थे, ये जो डिविडेंड का अमाउंट आपको मिला उसको आपने क्लोजिंग एनएवी से डिवाइड दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। इसको आप क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बराबर किसकी होनी चाहिए, 2 लाख के। 2 लाख का मतलब क्या, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख का आपने 8 मंथ का 100% रिटर्न कमाया। सुनो ध्यान से, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 8 महीने में आपने यील्ड क्या कमाया, आउटपुट क्या कमाया, 100%। मतलब 1 लाख लगा करके कमा कितना रहे हो, 1 लाख। तो अल्टीमेट आपका रिजल्ट कितना बनेगा, 2 लाख। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो देखें, x को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000x, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 डिवाइड बाय x। x से x कैंसिल होगा, 10,000 उधर माइनस से जाएंगे और x की 10,000 डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखें 10,000 उधर माइनस से गए तो 1,90,000 को 10,000 से डिवाइड दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 रुपीज। इसका मतलब क्लोजिंग एनएवी जो है हमारी वो कितनी आ गई, 19 रुपए। अब आप इसमें सेलेक्ट कर लें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मीन्स आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। Which one of the following digital financial technologies and technological concept is a type of distributed ledger which provide an order, time stamp and highly secured record of the transactions? देखिए ये जो highly secured transaction हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू करते हैं, जो आपने क्रिप्टो करेंसी की बात देखी होगी, तो बेटा क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ब्लॉकचेन कंसेप्ट पे काम करती है जिसके अंदर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। मींस क्या कि सामने वाला व्यक्ति और जिन 2 व्यक्तियों के बीच में ट्रांजैक्शन किया जाता है, केवल उस इंफॉर्मेशन को वही 2 लोग आपस में ट्रैक कर सकते हैं और आपस में सेटल कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति उसके बीच में इंटरप्ट नहीं हो सकता या कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन को पता नहीं लगा सकता। तो ये जो हमारी ब्लॉकचेन फैसिलिटी है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आपका इसका सही आंसर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत आसान क्वेश्चन जो हमारा फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड से पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का, जो कि हम स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। बहुत बार मैंने इस फॉर्मूले को जिक्र किया है, कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। मिस्टर कयोन, अ पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो XB हुज करंट मार्केट वैल्यू 1800 लाख रुपए की है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट आर लाइकली टू करेक्ट डाउनवर्ड्स एंड हेजिंग नीड्स टू बी अडॉप्टेड यूजिंग निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स। अब मार्केट डाउन जाने की वजह से आप अपने सिचुएशन को, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो और हेज आप निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू करना चाहते हैं। करंटली इंडेक्स फ्यूचर आर कोटेड 8,000 विद ईच कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन 200 यूनिट्स। तो आपके लॉट साइज आपको गिवन है, उसकी प्राइसिंग क्या है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मिस्टर केयन हेज करना चाहते हैं 100% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। तो क्या परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो आप हेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आप 100% पोर्टफोलियो हेज करो। अगर आप 100% नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन अलग तरीके से बनती है। तो यहां पर 100% पोर्टफोलियो आप हेज करना चाह रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड 180, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, जबकि हम फॉर्मूले से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। पूछ क्या रहा है तो फिर ये व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो बीटा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको दे रखे हैं तो पोर्टफोलियो बीटा निकल जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी थी। देखेंगे मैंने यहां पर बात की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई एग्जिस्टिंग बीटा मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ हेज डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 इंडेक्स फ्यूचर। देखिएगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपको दे रखा है 1800 लाख का, 1800 लाख का दे रखा है और एग्जिस्टिंग बीटा कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ 100% आप हेज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ 1 इंडेक्स फ्यूचर, एक इंडेक्स फ्यूचर कितने का है, तो अगर मैं बात करूं एक इंडेक्स फ्यूचर में लॉट साइज कितने का है, 200 यूनिट का, उसकी वैल्यू कितनी है 8000, मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल लेंगे और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 180। तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ रही है 1.60। 1.60 का मतलब आपका जो बीटा वैल्यू आ जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द करंट प्राइस ऑफ BCC स्टॉक इज 1550 एंड एक्सपेक्टेड दैट प्राइस ऑफ द स्टॉक में आइदर गो अप टू द
1818 or go down to 1212 if strike price of call option of BCC stock is 1515 and risk free rate is 7%, the probability of decrease in stock price is। देखिए बेटा ये सवाल जो है वो आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड का सवाल है, बाइनोमियल मेथड, रिस्क न्यूट्रल मेथड के अंदर ये सारी बातें मैंने कर रखी है। देखिए किस तरीके से अपन ने इसको क्लासरूम में समझा था, मैं अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने बात करी कि आज करंट में मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 1515 1515 और एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस अगर गो अप, प्राइस ऊपर जाती है तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो कितना हो जाएगा 1818 और अगर डाउन जाती है तो 1212। इसका मतलब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो 1818 1212। अच्छा अब पहले तो बात करते हैं, अगर स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन जो है वो 1515 है और रिस्क फ्री रेट 7% है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस क्या होगी ये निकालना है। सुनो ध्यान से, देखिए अगर आपका 1500 1800 से 18 आपका प्राइस ऊपर जाता है तो कितना परसेंट चेंज आया, तो आप कैसे निकालेंगे कि 1818 में से 1515 माइनस करेंगे तो ये चेंज, और इनिशियल प्राइस कितना था 1515 मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लिया, 20% आपका इंक्रीमेंट होगा। और इसी प्रकार से डिक्रीमेंट का परसेंटेज क्या है वो आपने निकाल लिया, वो आपका आ गया 20%। यानी प्रोबेबिलिटी जो यहां पर जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है वो आपका 20% है और डिक्रीज परसेंटेज है वो भी आपका 20% है। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो हमने फॉर्मूला देखा था कि 7% का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो बराबर है, अब इसमें करना क्या है, देखें ऊपर जाने की एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी को अज्यूम कर लिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से आप ये माइनस करोगे तो 1 माइनस पी, तो 7 इक्वल टू 20 अपवर्ड है तो 20 मल्टीप्लाई पी माइनस 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस पी। सॉल्व कर लें, 20 पी माइनस 20 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 20 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पी, माइनस का 20 इधर आ जाएगा तो 27 हो गया, 20 और 20 40 पी, 40 को डिवाइड में लेकर के आएंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.675। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी आपने अज्यूम कौन सी की थी, अपवर्ड की अज्यूम करी थी। पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ रहा है डिक्रीज स्टॉक प्राइस अगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आपका डिक्रीज होता है तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से आपने इंक्रीज वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करी तो डिक्रीज वाली प्रोबेबिलिटी बच जाती है 0.325। 0.325 का मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ कंक्लूजन एंड ओपिनियन ऑफ इक्विटी एनालिसिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइस, देन स्टॉक मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, बोथ ए एंड बी। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो अपने इक्विटी स्टॉक प्राइसेस के बारे में बात करते हैं कि जो बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशंस आर रिफ्लेक्टेड, मतलब क्या कि कौन से ऐसे स्टॉक प्राइसेस हैं जो पब्लिकली कुछ क्या बोला गया है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर चेंज होते हैं। मतलब कई स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन या बहुत जनरल इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और प्राइसेस के अंदर चेंज आ जाता है। तो वो कौन सी प्रकार के स्टॉक, उसकी एफिशिएंसी आप कैसी बोलेंगे, उसको आप सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी के रूप में बोलेंगे। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो बहुत माइनस कोई छोटी बात हो गई जिस वजह से स्टॉक प्राइसेस में चेंज आया, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बट यहां पर इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। Which one of the following Greek alphabet with respect to opinion measure the sensitivity of option price with respect to its time to expiry? बेटा ये time to expiry जो है वो time value of an options का टाइम वैल्यू ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड टू कौन से ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो थीटा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का, क्या बोलता है, Dazon Limited, an export customer who rely on the interbank rate of $1 equal to 82.45 rupee/10, requested his banker to purchase a bill $90,000. What the rate to be quoted to Dazon Limited if the banker wants to margin of 0.20%? कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक बनानी है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मल एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज से देखिए कितनी सिंपल बात है। देखिए क्लाइंट, ये कस्टमर है, इसने कोई सामान एक्सपोर्ट किया। अगर मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो वो डॉलर
अच्छा, मैंने एक्सपोर्ट किस में किया है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो मैं डॉलर में एक्सपोर्ट किया तो डॉलर मेरे पास आएगा, डॉलर मेरे पास आएगा तो मैं डॉलर में बैंक को बेचने जाऊंगा। और यहां पर आपको जो बेस करेंसी है वो डॉलर की दे रखी है, तो मेरे पास मैंने एक्सपोर्ट किया, डॉलर आएगा, डॉलर में बैंक को बेचूंगा, तो बैंक डॉलर को क्या करेगा? खरीदेगा। तो बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। मतलब कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? बिड रेट। तो आपकी बिड रेट यहां पर कितनी दे रखी है? 82.45। और यहां पर एक्सचेंज मार्जिन को लेकर के बैंक वाला क्या रेट कोट करेगा आपको? तो यानी कि बिड रेट में से हमेशा एक्सचेंज मार्जिन हम लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर बेचूंगा, रुपया आएगा, रुपया आएगा तो बैंक वाला मुझे मार्जिन काट करके पेमेंट करेगा। मींस 82.45 में से आप 0.20% मार्जिन को घटा देंगे। तो आपकी जो आज बिड रेट एप्लीकेबल होगी वो 82.45 हो गई, और इसमें से एक्सचेंज मार्जिन 0.20% आपने लेस किया, तो आपका सही आंसर आएगा 82.29। 82.29 का मतलब, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, कई स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे सर 81.90 आ रहा है, या 81.90 के लिए ज्यादा स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे, पर यह गलत है, 82.29 एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक लाइन the y-axis represent the return of particular security and x-axis represent the return of the market index। बिल्कुल सही है। the small market line is the same as the characteristic line for the individual security, ये बात भी सही है। the slope of the security market line is the beta for the particular security, ये security market line जो है, slope of the security market line is the beta for the particular security, ये गलत है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ओनली 1 and 2 above, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसोसिएटेड विथ, जो सिक्योरिटाइजेशन है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते थे। उसमें डेट मार्केट के बारे में मैंने बात करी थी, इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी कंपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम? डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो डिजिटल मनी, डिजिटल असेट, डिजिटल लाइबिलिटी नहीं है, ए एंड बी ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन होगा, ए एंड बी अबोव। तो डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? डिजिटल मनी और डिजिटल असेट्स। लाइबिलिटी नहीं आएगी, इसका मतलब सही ऑप्शन ए और बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यू का। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन का सवाल है, ओरली करने वाला सवाल है। मिस्टर केकेएम एन इन्वेस्टर बाय अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹150। द एक्सरसाइज प्राइस 45 दे रखी है, करंट मार्केट प्राइस आपको 42 दे रखी है। इफ द शेयर प्राइस आफ्टर 3 मंथ रीच 50, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द ऑप्शन होल्डर ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन? कॉन्ट्रैक्ट आपको 100 शेयर्स का दे रखा है, इग्नोर द ट्रांजेक्शन चार्जेस। देखिएगा, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है राइट टू परचेस, यानी कि मैं पर्टिकुलर प्राइस पर शेयर्स को परचेस कर सकता हूं, और उसकी एक्सरसाइज प्राइस यहां पर दे रखी है 45, यानी मैं शेयर को कितने में परचेस कर सकता हूं? 45 में। और मैंने प्रीमियम कितना जमा कराया है आज के करंट डेट पर? 150 रुपए का मैंने प्रीमियम जमा कराया है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 42 रुपए, और आज से 3 महीने के बाद मार्केट में प्राइस हो जाती है सपोज 50 रुपए। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर 50 रुपए की मार्केट में प्राइस चल रही है, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने में खरीद सकता हूं? 45 में खरीद सकता हूं। मींस मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा। भाई कोई चीज मार्केट में 50 की मिल रही है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने में खरीद सकता हूं? 45 में। तो मैं सस्ता खरीद सकता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा तो मतलब मुझे 5 रुपए का फायदा हो गया। मैंने शेयर्स कितने परचेस करे थे? 100, तो 5 × 100 मतलब 500 रुपए का फायदा। लेकिन मैंने शुरुआत में कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए प्रीमियम भी तो जमा कराया था, तो 500 में से आप 150 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 350। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो 350 आपको मिलेगा। तो ये हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहां पर बना करके दिया हुआ है, और ये फाइल भी मैं आपके साथ अपलोड करूंगा, तो आप वहां पर पे जाकर के भी इन सारे सॉल्यूशन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, सेक्शन बी वाला पार्ट। काफी इंटरेस्टिंग और मेन ये जो पार्ट है अपना, ये अपन पूरा देखेंगे। तो सेक्शन बी जो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और देखना। हाँ जी, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर। चलिए देखेंगे अब डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर मैंने बातचीत करी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कैपिटल बजटिंग का आया हुआ है।
देखिए कैपिटल बजटिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपली एनपीवी की कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालनी थी। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। BTech Limited is a manufacturer of computer. It wants to introduce artificial intelligence while manufacturing computer. The estimated annual saving from introduction of the artificial intelligence is as follows. अब ये बोलते हैं साहब ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और एस्टिमेटेड एनुअल सेविंग इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फॉलोज। तो ये इंट्रोड्यूस करने की वजह से इनको सेविंग कुछ कॉस्ट के अंदर देखने को मिलती है, उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। देखो ये बोलते हैं रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विद एनुअल सैलरीज ऑफ 1,50,000 रुपए ईच, यानी 5 एम्प्लॉइज को अब सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी। एक मिनट, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी चलिए देखेंगे। अब देखिए यहां बोलते हैं रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज, हाँ जी रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विद एनुअल सैलरी ऑफ 1,50,000। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस होने के कारण से ये जो आपकी कॉस्ट लगने वाली है अब नहीं लगेगी, ठीक है साहब। रिडक्शन ऑफ 1.5 लाख इन प्रोडक्शन डिले कॉज इन ऑफ इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, और 1 लाख जो प्रोडक्शन डिले होने की रिडक्शन ऑफ 1,50,000 इन प्रोडक्शन डिले कॉज बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, तो ये जो आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती थी वो अब नहीं लगेगी। रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स, ये आपका जो सेल्स का नुकसान होता था अब नहीं होगा। गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग होने की वजह से जो फायदा होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। द परचेस प्राइस ऑफ द सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज 10 लाख एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000 रुपए। 80% ऑफ द परचेस प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ द परचेस एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये तो हो गया सेविंग वाला पार्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने के कारण से होता है, लेकिन इस सिस्टम को इंस्टॉल करने का कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे रखी है, और 80% ऑफ परचेस प्राइस जो है वो इन द ईयर ऑफ परचेस, रिमेनिंग विल बी नेक्स्ट ईयर आपने पे करना है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द सिस्टम इज 5 साल एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आपको डेप्रिशिएट करना है। हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड 2 कंपोनेंट स्पेशलिस्ट विद एनुअल सैलरी ऑफ 2,50,000 पर पर्सन। अब इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको 2 स्पेशल लोगों की जरूरत पड़ेगी जो 2.5 लाख रुपए पर पर्सन चार्ज करेंगे। इन एडिशन टू अबव एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द 5 ईयर आर एज फॉलोज। अब मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको जो है वो आपको 5 साल की दे रखी है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेबल इन एडवांस पेबल है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, ये मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बोल रहा है ये पेबल इन एडवांस है। तो ये जो खर्चा है वैसे तो ईयर एंड पे किया जाता है, लेकिन अगर पेबल इन एडवांस है तो पेबल आप एडवांस करोगे पर टैक्स बेनिफिट आपको कब मिलेगा, ईयर एंड पे मिलेगा। द कंपनीज टैक्स रेट आपको 30% दे रखी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 15%। गिवन दैट पीवी फैक्टर आपको 15% की डिस्काउंटिंग रेट 5 साल के लिए पीवी फैक्टर दे रखा है। असेस द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। नॉर्मल आपको बेटा कैपिटल बजटिंग का सवाल है, एनपीवी निकाल रही है भाई, कहां कहां बेनिफिट है उसको जोड़ लो और जो आउटफ्लो है उसको माइनस कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एनपी आ जाएगी। एनपीवी कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस में से लेस करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, तो आपको क्या मिल जाएगी, एनपीवी। बहुत सिंपल सवाल है ये। एडवाइस वेदर द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बेटा एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप इंट्रोड्यूस करोगे, नेगेटिव आती है तो नहीं करोगे। इतना सिंपल सा सवाल ये 7 नंबर का आपसे पूछा गया था। चलिए अब अपन इसको करना शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं एनुअल कैश इनफ्लोस का। इनफ्लोस का कैलकुलेशन बना रहे हैं तो आपको फायदा क्या क्या है उनको जोड़ लो। देखो सबसे पहले मैंने बात करी कि साहब 1.5 लाख रुपए हर व्यक्ति को आप सैलरी देते हैं, 5 एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दोगे 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए की आप सैलरी देंगे। सेविंग इन सैलरी कितनी होगी, 5 साल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये मैंने यहां पर लिख दी। तो सेविंग्स जो है जहां पर आपको बेनिफिट हो रहा है वो आपके कैश इनफ्लोस का पार्ट बनेगा, तो ये आपका सेविंग पार्ट हो गया। इसके बाद बोलते हैं साहब 1.5 लाख रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट बचेगी आपकी, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो हर साल बच रही है वो 1.5 लाख रुपए की सेविंग हो गई। इसके बाद जो सेल्स में लॉस्ट सेल्स, रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स, सेल का नुकसान कम होगा कितना, 1,25,000 रुपए का। बिलिंग सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से आपकी 1 लाख रुपए का फायदा होगा, ये आपका सेविंग का पार्ट होगा, तो इसको जोड़ लेंगे आप। इसके अलावा अब कॉस्ट क्या क्या लग रही है उसको आप लेस कर लें। तो देखें इसके बाद मैंने क्या बात करी, इसके बाद देखिए कॉस्ट आपको उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए 2.5 लाख रुपए पर पर्सन आपको रखने पड़ेंगे। और कितने लोगों की आवश्यकता है, 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो मैं एक व्यक्ति को 2.5 लाख दे रहा हूं, 2 व्यक्तियों को कितने दूंगा, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की कॉस्ट इंकर्ड होगी, तो 5 लाख रुपए की स्पेशलिस्ट लगने की कॉस्ट लग रही है, उसको लेस कर देंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। लेकिन ये आप जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पेबल कब कर रहे हो, एडवांस पे कर रहे हो, लेकिन टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा, ईयर एंड पे मिलेगा। तो जब ईयर एंड पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो
मैंने ये सब ईयर एंड पर इनको लेस करवा दिया। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो देखो कितने सिंपल बात है, 10 लाख रुपए की असेट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000 रुपए की लग रही है और वो असेट की वैल्यू में कैपिटलाइज हो जाएगी। 5 साल की इसकी लाइफ है और 5 साल की लाइफ है, अकॉर्डिंगली आप डेप्रिशिएट कर लेंगे एसएलएम बेसिस पर। तो 10,50,000 को 5 से डिवाइड दोगे तो हर साल 2,10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको लेस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा गेन बिफोर टैक्स, ये गेन बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन आ गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दो। टैक्स की रेट आपको सवाल में कितनी गिवन है, टैक्स की रेट आपको सवाल में कितनी गिवन है 30%। तो 30% की टैक्स मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्योंकि हम यहां पर एनुअल कैश इनफ्लो निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे ताकि एनुअल कैश इनफ्लो निकाल सकें, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कभी पैसा बाहर नहीं जाता। तो मैं डेप्रिसिएशन को जोड़ दूंगा, जो डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर लेस किया था यहां पर मैं जोड़ दूंगा। तो डेप्रिसिएशन ऊपर एक बार लेस क्यों करते हैं, ताकि प्रॉफिट कम से कम आए, सरकार को टैक्स कम से कम जाए। लेकिन डेप्रिसिएशन को बाद में जोड़ते इसलिए क्योंकि इसकी वजह से कभी पैसा बाहर बिजनेस के नहीं जाता है। अब आगे की बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने आपको ईयर एंड पर इसलिए लिया ताकि मुझे टैक्स बेनिफिट लेना था। अब मैं क्या करूंगा, इस मेंटेनेंस कॉस्ट को एक बार जोड़ दूंगा। मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट एक बार जोड़ दी तो इसका मतलब मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट एक बार लेस करी थी और एक बार मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ दी, इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब मेंटेनेंस कॉस्ट का पेमेंट आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर ईयर 1 से नहीं, कहां से लेंगे, ईयर 0 से। ईयर 0 से इनको आप लेस करके बता दें कि आपका एनुअल कैश इनफ्लो कितना आया। तो ये आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप इनका क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा मैंने यहां पर बात करी कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, कैसे निकालूंगा मैं, तो देखेंगे 1 लाख रुपए का यहां पर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंसेस आ रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपए का आपका नेगेटिव कैश इनफ्लो है और ये 1 से लेकर के 5 साल तक आपको पॉजिटिव कैश इनफ्लोस दे रखे हैं। 15% की डिस्काउंटिंग रेट का आपको पीवी फैक्टर वैल्यू गिवन है 0.870, 0.756, ये सब कुछ आपको दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकाल लेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस को निकालने की। कितनी सिंपल बात है, देखेंगे। देखिए यहां पर ये बोला गया है, हाँ जी, देखिए यहां पर ये बोला गया है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 लाख रुपए का है, इंस्टॉलेशन खर्चा 50,000 रुपए है। 80% ऑफ द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितनी है 10 लाख, उसका 80% कितना हो गया 8 लाख, जो कि पे किया जाता है इन द ईयर ऑफ परचेज। तो जब परचेज किया तब पे करोगे। और रिमेनिंग बचा कितना आपका 2 लाख रुपए, वो कब पे होगा, इन नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो अब देखो यहां पर कितनी सिंपल बात है, 10 लाख का 80% कितना हो गया 8 लाख, तो अभी पे किया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 50,000 अभी पे किया। 2 लाख रुपए 1 साल के बाद पे करोगे, तो 1 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो गया 0.870, मल्टीप्लाई कर लो 1,74,000 और ये आपका टोटल कैश आउटफ्लो कितना आ गया 10,24,000। तो देखिए यहां पर आपने कमाया कितना 14,42,279, लगाए कितने 10,24,000, तो आपका एनपीवी कितना आ गया 4,18,279। तो इसका मतलब एनपीवी की वैल्यू आपकी आ गई। बस ये आपका आंसर हो गया। इसमें मैंने कुछ बात और लिखी है, अगर आपको पीआई के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रही है तो पीआई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए मैंने इवैल्यूएशन क्या लिखा, सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आल्सो ग्रेटर देन 1, तो बीटेक लिमिटेड में इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल मेकिंग द कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की वजह से आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे और इसको इंप्लीमेंट करोगे, इसमें बेनिफिट आपको है। तो एनपीवी भी पॉजिटिव और पीआई भी पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की बात करेंगे। हाँ जी, अब देखिए अपन नेक्स्ट आगे की बात करेंगे पॉइंट नंबर 2B पर। अगला क्वेश्चन क्या है, Ponds Limited is in the business of the providing automobiles on wet lease to corporate clients. The company is considering a new model of battery-run Tesla car for which a good number of inquiries is received. The cost of the vehicle is 25 लाख। देखो क्या बोलता है, एक बिजनेस प्रोवाइडिंग ऑटोमोबाइल ऑन वेट लीज ऑन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, यानी कि एक कंपनी है जो कि पर्टिकुलर कार बना करके लीज पर देने का काम करती है। कंपनी इज कंसिडरिंग न्यू मॉडल ऑफ बैटरी रन टेस्ला कार फॉर विच अ गुड नंबर ऑफ इंक्वायरी रिसीव। अभी क्या कर रही है कंपनी, टेस्ला कार को जो है मार्केट में सेल करेगी, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लीज बेसिस पर देगी, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लीज बेसिस पर देगी, ठीक है साहब। और द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जो है वो 25 लाख रुपए की है। इट्स ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एनुअली 6% इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड 4% ड्यूरिंग द फोर्थ एंड सिक्स्थ ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द व्हीकल
इस 6 ईयर आपको दे रखी है। नेट साल्वेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द एंड ऑफ द 6 ईयर विल बी 10 लाख। डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस के लिए 40%, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर आपको चार्ज करना है। मार्जिनल टैक्स रेट 35% दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। अज्यूमिंग द कॉस्ट नेगोशिएशन एंड लीज एडमिनिस्ट्रेशन इज निल है। तो एनालिसिस करना है द असेस द मिनिमम एनुअल लीज रेंटल दैट द कंपनी शुड कोट। देखिए ये लीजिंग का क्वेश्चन है, मिनिमम लीज रेंटल की कैलकुलेशन बनानी है, फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप मिनिमम लीज रेंटल की कैलकुलेशन बनाते हो तो कैसे बनाते हो? एनपीवी की कैलकुलेशन करके। भाई मैं लेसर, मैं कोई भी एसेट को लीज पर दूंगा तो किस बेसिस पर दूंगा कि मेरी जो एनपीवी है, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, मैं लीज पर दे रहा हूं, भाई मैं एसेट खरीद के लाऊंगा लीज पे दूंगा, तो मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर मेरी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट करूंगा। तो ये मिनिमम लीज रेंटल लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनपीवी की कैलकुलेशन बनानी है। अगर पॉजिटिव आती है तो आप लीज पर दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहां पर आपको एक बात यह है कि आप एनुअल लीज रेंटल कितना कमा रहे हो ये नहीं पता। यहां पर इंफॉर्मेशन आपको केवल आउटफ्लोज के फॉर्म में दे रखी है, तो उसके अनुसार आपको मिनिमम लीज रेंटल की कैलकुलेशन बनानी है। चलिए देखेंगे अब। देखिए आपको यहां पर क्या बात कर रहा है, 25 लाख रुपए की असेट है और ये आपको जो साल्वेज वैल्यू है वो व्हीकल एट द एंड ऑफ द 6th ईयर विल बी 10 लाख आपको दे रखी है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, कितनी साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको? 1 मिनट। अच्छा, डब्ल्यूडीवी बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करवा रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पस विल बी 40% अंडर द डब्ल्यूडीवी बेसिस पर चार्ज करवा रहा है। तो बहुत सिंपल, फिर तो कुछ भी नहीं करना। 25 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, इसका आपको कितना परसेंट लेना है? 25 लाख का 40%। तो 25 लाख का 40% आप कैलकुलेट करेंगे 10 लाख, लेस करने के बाद जो डब्ल्यूडीवी बचेगी उस पर अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो लेस करके डब्ल्यूडीवी बचेगी उसको अगेन डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे और डब्ल्यूडीवी बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट के लिए क्या बोलता है देखें। इसके बाद बोलता है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर, देयर आफ्टर इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एनुअली 6% इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो हर साल 6% से बढ़ेगी, पर कब कब? सेकंड और थर्ड ईयर। तो सेकंड और थर्ड ईयर आपने 6% से बढ़ाई, तो 5 लाख का 6% इंक्रीज करोगे 530, फिर 6% इंक्रीज करोगे तो 5,61,800 आ जाएगा। आगे बढ़े। 4% ड्यूरिंग द 4th to 6th ईयर, यानी 4th, 5th और 6th 3 साल में 4% से बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे 4th, 5th और 6th को आप 4% से बढ़ा लोगे तो ये इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन बस आपको दे रखी है, बस उसके बाद साल्वेज वैल्यू दे रखी है, तो कुछ है भी नहीं। देखें अब आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे दिया, इंश्योरेंस कॉस्ट दे दी, टोटल कॉस्ट आपकी इतनी लग रही है। टोटल कॉस्ट उस असेट को परचेस करके लीज पर देते हो तो इतना मेंटेनेंस कॉस्ट आपका टोटल आता है। अब ये जो कॉस्ट आता है इस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो टैक्स बेनिफिट मिलने के बाद आपका नेट आउटफ्लो कितना होगा? वो नेट आउटफ्लो निकल करके आ गया। तो ये नेट आउटफ्लो कैसे निकल के आया, बात को समझना। 15 लाख पे टैक्स बेनिफिट 35% कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप डेप्रिसिएशन को एक बार लेस करते हैं एक बार ऐड करते हैं तो इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 5 लाख में से मैंने 525 लेस किए तो 25,000, 530 में से 395,500 लेस किए तो नेट आउटफ्लो इतना, 561,800 में से 3,22,630 लेस किए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इंश्योरेंस कॉस्ट में से केवल टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट माइनस करने के बाद नेट आउटफ्लो निकालना है, लेकिन ये टैक्स बेनिफिट आपका पूरे टोटल अमाउंट पे निकलेगा, मतलब 10 + 5 15 लाख पर निकलेगा। चलिए नेट आउटफ्लो आ गया। अब नेट आउटफ्लो आ गया तो अब आप यहाँ पर एनपीवी की कैलकुलेशन बना लो। तो सबसे स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख रुपए का सेट का लग रहा है, जो कि आज 1 रुपए की कीमत 1 रुपए के बराबर है, तो अकॉर्डिंगली आउटफ्लो निकाल लिया। अब इसके बाद जो आपको पास आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव दे रखी है। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर लिख ली, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि साहब जो आपकी साल्वेज वैल्यू है वो कितनी है? ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है साल्वेज वैल्यू 6th ईयर में कितनी है? 10 लाख। अब सुनो ध्यान से, आपने यहाँ पर क्या करा कि असेट को डेप्रिशिएट किया, 25 लाख की असेट को 40% डब्ल्यूडीवी बेसिस पर डेप्रिशिएट किया। तो डेप्रिशिएट करते 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 इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी आई? तो देखो यहाँ पे टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे निकाल रहा हूं मैं कि डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट जो है वो आ गई 1,16,640 और बेच कितने पे रहे हो? 10 लाख। तो फायदा कितने का हो गया? 1,16,000 की चीज को जब 10 लाख में बेच रहे हो तो फायदा कितना हो गया? 8,83,360। ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट पर सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 35% से टैक्स पे कितना करोगे? 3,09,176। अब 10 लाख रुपए आपको साल्वेज वैल्यू के रूप में मिला, इतना सरकार को आपने टैक्स पे कर दिया, तो इसका मतलब टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना हुआ? 6,90,824। अब ये बेटा कैश इनफ्लो हो रहा है, तो आपको 6th ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन आउटफ्लोज की इंफॉर्मेशन में से इसको लेस करेंगे। इसको आप क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे आप। चलिए फिर आपके पास ये वैल्यू एनपीवी की आ जाएगी 30,50,89 रुपए।
अब आगे की बात करते हैं। अब बात यह है कि आपको एनुअल लीज रेंटल कितना चार्ज करना है ये पूछ रहा है। पूछ कह रहा है मिनिमम एनुअल लीज रेंटल दैट द कंपनी शुड कोट, कितना मिनिमम लीज रेंटल कोट करे। देखो क्या बात बोली मैंने, द फर्म शुड हैव द टोटल रिकवरी कितनी है, इतनी है, और क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 8% की रेट से कितना दे रखा है, 8% की रेट से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दे रखा है 4.623, डिवाइड दे देंगे तो ईयरली एनुअल लीज रेंटल कितना चार्ज करोगे वो निकल के आ जाएगा। तो जो भी आपका रिकवरी अमाउंट है, यानी कि जो आपकी टोटल वैल्यू आपको रिकवर करना है, डिवाइड बाय टोटल क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड देंगे तो एनुअल लीज रेंटल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं तीसरे का ए पार्ट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए पर। देखिए ये सवाल जो है सिनेरियो एनालिसिस का अपने मॉड्यूल से ही क्वेश्चन गिवन है, एज इट इज क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या बात बोली जा रही है। सेजिक लिमिटेड इज अ कंपनी दैट स्पेशलाइज इन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ बिडिंग फॉर अ न्यू केमिकल प्रोजेक्ट। द चीफ बिडिंग इंजीनियर हैज कम अप विद अ नेट प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट 8,365.90 लाख। तो अभी करंटली जो उस कंपनी की एनपीवी वो आपको दे रखी है। हिज इनपुट इंक्लूड अ कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 9% है। कैश इनफ्लोस आपको 21,000 लाख विच आर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर आपको दे रखे हैं 3100 लाख पर ईयर। द चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस। देखिए ये तो उसका करंट पोजीशन दे रखा है। अभी कंपनी का करंट पोजीशन क्या है, अभी उसकी करंट एनपीवी क्या है, उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, उसका इनफ्लोस हर साल कितने हो रहे हैं, सॉरी केवल थर्ड ईयर पे एक्सपेक्टेड इनफ्लोस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जो आउटफ्लोस की इंफॉर्मेशन है वो आपको हर साल की दे रखी है क्योंकि एनुअल एक्सपेंडिचर दे रखा है। ये आपकी करंट पोजीशन गिवन है अभी सवाल में। अब क्या बोलता है, दो सिनेरियो हैं, बेस्ट केस सिनेरियो है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। सुनो ध्यान से, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, द सीआईए प्रेडिक्टेड। अब प्रेडिक्शन क्या है कि आपकी बेस्ट केस सिनेरियो में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 9% थी तो गिर करके वो 7.5% हो जाएगी। ठीक है साहब। कैश इनफ्लोस जो है वो 2200 लाख रुपए के एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर होंगे एंड कैश आउटफ्लोस जो है वो 4200 लाख के एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 5200 लाख के एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर होंगे। तो आउटफ्लोस इनफ्लोस की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप इसके अंदर एनपीवी निकाल लोगे। ठीक है साहब। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। भाई पहले आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, 9% आ रही है, जो कि अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो कैश इनफ्लोस ऑफ 12,600 लाख एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर एंड कैश आउटफ्लोस ऑफ 2100 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स। तो ये आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने के बाद कैश इनफ्लोस जो कि फोर्थ ईयर में होंगे, आउटफ्लोस जो आपके फोर्थ ईयर में होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ऑल द केसेस कुछ नहीं दे रखा और ये आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। एनालिसिस करना है बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आप जो है एनपीवी निकाल लो और वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है आप एनपीवी निकाल लो और सजेस्ट करो कमेंट ऑन फाइंडिंग नंबर 1। इसमें क्या सजेशन आप दोगे ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितनी सिंपल बातचीत है उसको समझते हैं। देखिए एज पर द क्वेश्चन समरी ऑफ डिफरेंट सिनेरियोस आर एज फॉलोज। देखिए अभी पहले तो बेस केस की बात करते हैं, बेस्ट केस की बात करते हैं, वर्स्ट केस की बात करते हैं। अभी जो गिवन कंडीशन है वो बेस केस की गिवन है। क्या गिवन है देखो सुनो ध्यान से। अभी गिवन क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, 9%। ठीक है साहब। कैश इनफ्लोस की इंफॉर्मेशन कितनी है, 21,000 लाख। कब हो रही है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मैंने बोला 21,000 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आप कैश इनफ्लोस कर रहे हैं। इसके अलावा कैश आउटफ्लोस की इंफॉर्मेशन हर 3 साल में 3100 लाख रुपए की है। तो मैंने बोला 3100 लाख रुपए पर ईयर फॉर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए आपका कैश आउटफ्लो जा रहा है। चलिए बेस्ट केस की बात करते हैं। बेस्ट केस में आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, 7.5%। ठीक है। इसके बाद कैश इनफ्लोस 22,000 लाख के एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर है। तो कैश इनफ्लोस की इंफॉर्मेशन सेकेंड ईयर के अंत पर 22,000 लाख की आपको दे रखी है। इसके अलावा क्या बोलता है, कैश आउटफ्लोस की इंफॉर्मेशन 4200 लाख एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5200 लाख एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आपको दे रखी है। तो यहां 4200 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5200 लाख एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर कैश आउटफ्लोस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेम इसी प्रकार से मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो की इंफॉर्मेशन को पुट कर लिया। तो ये 10% कैपिटल हो गई, 12,600 फोर्थ ईयर में इनफ्लोज हैं, 10% है, 12,600 फोर्थ ईयर में इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज आपको 2100 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 इयर्स। हर साल जो है वो 2100 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो आपका जाएगा। चलिए सबसे पहले बेस केस में एनपीवी क्या है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, दे रखी है सवाल में, एनपीवी दे रखी है बेस केस की एनपीवी क्वेश्चन में गिवन है। आपको तो किसकी निकालनी है, बेस्ट केस की निकालनी है, वर्स्ट केस सिनेरियो की निकालनी है। चलो करते हैं, देखो कितना आसान है।
देखिए मैंने यहां पर बात करी कैश, सबसे पहले आउटफ्लोस की बात करते हैं बेस्ट केस के अंदर। तो 4200 लाख का एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आउटफ्लो होगा। तो ये आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव कर दिया मैंने, और पहले साल का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 7.5% की रेट से लेना है बेटा, 7.5% की रेट से आपको यहां पर सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। चलिए इसके बाद देखो आपको क्या बोलता है कि इनफ्लोस हो रहे हैं 22,000 लाख के एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन जो है वो सेकेंड ईयर में 5200 लाख की है। देखो सेकेंड ईयर में 22,000 तो इनफ्लो हैं और 5200 आउटफ्लो हैं, तो नेट इनफ्लो आ गए, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। सेकंड ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ गया। इसमें से ये नेगेटिव लेस करोगे तो आपके पास एनपीवी की वैल्यू क्या बच गई, 10,626 बच गई। अच्छा वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं तो देखें यहां पर आपके इनफ्लोस कितने हैं, 12,600 फोर्थ ईयर में है, तो 12,600 आपके फोर्थ ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, और 2100 लाख रुपए के जो आपके आउटफ्लोस हैं वो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर हैं फॉर 4 ईयर्स के लिए, यानी हर साल 2100 लाख रुपए के आउटफ्लोस जाएंगे। तो 1 से लेकर 4 साल तक के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने आउटफ्लो जा रहे हैं, इतने इनफ्लो इतने आउटफ्लो, तो आपके पास एनपीवी क्या बच गई, पॉजिटिव। ये आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए तो एनपीवी इज लाइकली टू वेरी करेगी विद द रेंज ऑफ 1948.8 से लेकर 10,626 तक। तो यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो से लेकर के बेस्ट केस सिनेरियो तक एनपीवी जो वेरी करेगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3B के बारे में। ये क्वेश्चन आपका जो है अगला 3B वाला पार्ट, ये बेटा इक्विटी वैल्यूएशन में से आया हुआ है, एज इट इज मॉड्यूल का सवाल है, बस अमाउंट चेंज है, क्लासरूम में कर रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द अर्निंग एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ रेक्सॉन लिमिटेड हैज बीन ग्रोइंग अ रेट ऑफ 10% per annum for 4 years. After 4 years the growing rate of dividend expected to decline linearly to 7%. After 6 years the growing rate will fall and stabilize 7% forever. The last dividend per share of ₹3 and investor required rate of return आपको निकालना है, वो 16% आपको दे रखा है। अब आपको 3 फेज मॉडल से वैल्यू पर शेयर की कैलकुलेशन बतानी है। बेटा मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, सॉल्यूशन वीडियो है, मैं आपको इसमें दे दूंगा, अपने अपलोड कर लूंगा, आप देख लेंगे उसको, और अपन थोड़ा जल्दी इस बात को समझ रहे हैं। देखिएगा बहुत सिंपल बात मैंने क्या बोली, 3 फेज मॉडल क्या बोलेंगे। देखो अभी ये बोलता है साहब कंपनी की जो डिविडेंड पर शेयर है वो आप कितना दे रहे हैं, 3 रुपए दे रहे हैं, ठीक है साहब। अब ये बोलता है साहब आपका जो ग्रोइंग है वो जो अमाउंट जो आपका डिविडेंड पर शेयर है उसमें 10% का ग्रो होगा पहले 4 साल तक। तो पहले 4 साल तक 10% से ग्रो होगा, ये फर्स्ट फेज हो गया। 3 फेज मॉडल ना, फर्स्ट फेज क्या है, तो 3 रुपए का 10% इंक्रीमेंट किया, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट फेज में आपके पास वैल्यू आ गई, हर साल 10% इंक्रीज करते जाना है बस। अगला देखो उसके बाद आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद जो ग्रोइंग रेट है ऑफ डिविडेंड की वो एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 7% आ गई। तो पहले 10% थी, अब 7% आ गई। तो इसका मतलब देखो चौथे साल का जो डिविडेंड आया ना, अब इसमें आपको केवल कितना परसेंट इंक्रीमेंट कर रहा है, 7%। तो केवल 7% इंक्रीमेंट करना है, फिर इसमें भी आपको केवल 7% इंक्रीमेंट करना है। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो सेकंड फेज का आपका जो इनफ्लो हुआ वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाएगा। तो टोटल मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद, देखो 6 साल हो गए, अब 6 साल के बाद क्या बोलता है, आफ्टर 6 इयर्स ग्रोइंग रेट विल फॉल एंड स्टेबलाइज एट 7% फॉर एवर इनफाइनाइट। अब अगर आपको देखो कुछ तो आपको प्रिडिक्शन गिवन होता है, कुछ आपका फिर अब एबनॉर्मल पीरियड आ गया जिसके अंदर आपका जो ग्रोथ रेट है वो इनडिफाइनाइट पीरियड तक कांस्टेंट बना रहेगा। तो कांस्टेंट पीरियड के लिए आपको टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जो लास्ट ईयर का आपने डिविडेंड पे किया था उसमें 7% से ग्रो करोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 16%, और ग्रोथ रेट से माइनस कर दोगे तो आपके पास टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी कि इनफाइनाइट टर्म तक आप कितना अमाउंट ऑफ इनफ्लोस आप जनरेट करेंगे इनफाइनाइट टर्म तक, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आखिरी साल के पीवी फैक्टर से, तो वैल्यू थर्ड फेज की आ गई। तो थर्ड फेज में इतने इनफ्लोस मिलेंगे, तो ये प्लस ये करोगे तो आपके पास वैल्यू पर शेयर 3 फेज मॉडल के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज, और जोड़ करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 39.34। ये आपका आंसर है। अब आप पूछेंगे सर ये बुक में कहां दे रखा है, वो भी बता देता हूं। देखो ये दे रखा, ये आपको बुक में 3 फेज मॉडल दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन क्लासरूम में कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 3 फेज मॉडल का ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपना आसान क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पर।
हाँ जी, फोर्थ का ए पार्ट जो है उस क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, देखिए अपना फोर्थ नंबर का जो ए पार्ट है, ये अपना क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस से आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के अंदर उसके कोई क्वेश्चंस दे नहीं रखे हैं। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से अगर आपने कर रखे होंगे तो एक अच्छी बात है, वरना जनरली बच्चे के पास ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत कम होते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं दे रखे हैं और पास्ट अपने ओल्ड मॉड्यूल में भी नहीं थे। तो जनरली कुछ बच्चों ने जो मॉड्यूल से पढ़ करके गए होंगे या उन्होंने उसी तरीके से पढ़ाई करी होगी, तो उनको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा। बट चलिए अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो बुक से नहीं होंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। द फॉलोइंग इज द पैरामीटर पर्टेनिंग टू 8% फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स इशूड बाय डाइजन लिमिटेड 1000। तो एक जो शेयर है वो कितने का है, 1000 का दे रखा है। मार्केट प्राइस ऑफ 8% डिबेंचर 1200 रुपए है। कन्वर्जन रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स 25 है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर 1000। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन दे रखा है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा है। अभी सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली क्या है, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालनी है। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, आप बोलेंगे सर मार्केट प्राइस ऑफ एक इक्विटी शेयर का प्राइस है 40 और कन्वर्जन रेशियो कितना है 25। तो अकॉर्डिंगली हम कितनी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000। तो मैंने यहां पर ये आंसर निकाल दिया 1000। तो कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी की हो गई 1000। तो मार्केट प्राइस 40 रुपए दे रखी है, कन्वर्जन रेशियो 25 है, तो एक इसका मतलब कितनी वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000। अगला सवाल क्या बोल रहा है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्या होगा। तो मार्केट कन्वर्जन प्राइस के लिए मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 1200 रुपए दे रखा है सवाल में। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 1200 रुपए और कन्वर्जन रेशियो है 25। तो कन्वर्जन प्राइस एक शेयर को कन्वर्ट करने का प्राइस कितना हो गया 48 रुपए आ गया। कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर क्या होगा, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर अगली कैलकुलेशन शायद आपसे पूछ रहा है, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। तो देखो कैसे निकालोगे, मार्केट कन्वर्जन प्राइस कितना है जो आपने अभी ऊपर निकाला 48 और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 40 रुपए। एक इक्विटी शेयर का प्राइस 40 रुपए है, कन्वर्जन प्राइस है 48 रुपए, तो 8 रुपए क्या हो गया कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर हो गया, पर शेयर का प्रीमियम अमाउंट आ गया। रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम आपको निकालना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम क्या होगा। तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर कितना आया आपके पास 8 रुपए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 40, तो कितना परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हो आप 20%। अगला सवाल है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना है ओवर द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितने का 1000 का। तो देखें ध्यान से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है 1200 और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 1000, -1 करेंगे तो 20% का आपके पास वैल्यू आ जाएगा। फेवरेबल इनकम डिफरेंट पर शेयर, अगला सवाल क्या पूछता है, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे बनेगी। तो देखिए कूपन इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर कितना है, कूपन इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर का मतलब कितना हो गया 1000 आपके डिबेंचर्स हैं, 8% के रेट से आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 80 रुपए। तो कूपन इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर कितना हो गया 80 रुपए। कन्वर्जन रेशियो आपका 25 दे रखा है। डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है क्या, देखें डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है बिल्कुल 1 रुपए का आपको दे रखा है सवाल में, और कन्वर्जन रेशियो 25 है ही, तो अकॉर्डिंगली आप फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर निकाल लेंगे। ये सवाल बेटा आपको अपने मॉड्यूल में नहीं दे रखा था, ये फॉर्मूले अलग से हैं, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जनरली मैं पहले भी कह रहा हूं कि बच्चा नहीं करता है क्योंकि मॉड्यूल में दे नहीं रखा है। तो अकॉर्डिंगली क्योंकि हमारे बुक में थ्योरी दे रखी है, इसलिए कई बच्चों का ये क्वेश्चन स्किपेबल होगा या नहीं करा होगा आपने। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से पूछा गया था। म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। Miss Arya, an investor is trying to analyze the performance of the 4 funds. The relevant data about the fund is given below. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखेंगे। फंड आपको दे रखा है आरई फंड, एचई फंड, एई टी फंड। रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेरियांस दे रखा है। वेरियांस का मतलब आप रूट करके इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क दे रखा है। तो बेटा ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला कंसेप्ट है ये हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ रखा है। टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बोलेंगे सब टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक अगर माइनस करोगे तो अनसिस्टमैटिक निकलेगा। आगे बढ़े, द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो का वेरिएंस आपको दे रखा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, हिंट भी दे रखा है इसने बीटा कैलकुलेशन का। अब वरना अगर आपको नहीं भी दे रखा होता तो भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर बराबर क्या होता है सिस्टमैटिक रिस्क। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद आपको शार्प मेजर टेन्योर मेथड के थ्रू आपको जो है कैलकुलेशन बनानी थी। शार्प रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और जो टेन्योर रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो कुल मिलाकर के शार्प रेशियो में आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से डिवाइड देते हो, जबकि टेन्योर मेथड में आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से डिवाइड देते हो। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना था।
देखिएगा, सबसे पहले मैंने बात करी, आप इसमें देखो कितना सिंपल है, आपको रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा है, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय किससे करोगे शार्प में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से आपको दे रखा है, रूट करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे ना रूट करके, बस हो गया काम, शार्प रेशियो तो हो गया। अब बात किसकी आती है, टेन्योर की। टेन्योर को करने के लिए आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए होगा, तो बीटा निकालना पड़ेगा, तो बीटा आपको थोड़ा दे रखा है, तो बीटा निकालना है, तो सबसे पहले काम उस पर अटैक करो जो कि चीज नहीं दे रखी है। तो देखो मैं सबसे पहले बीटा वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था साहब अनसिस्टमेटिक निकालते कैसे हैं, टोटल में से सिस्टमेटिक माइनस करके, तो टोटल में से सिस्टमेटिक माइनस करोगे तो अनसिस्टमेटिक आएगा, पर आपको सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है यानी बीटा निकालना है, तो सिस्टमेटिक रिस्क इधर आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक उधर पहुंच जाएगा, पहुंच गया उधर। टोटल रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर, जो कि आपको क्या दे रखा है 200। पहले तो इसको देख लें, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। चलो बीटा आप निकालेंगे, बीटा निकालने का फॉर्मूला है सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क मैंने आपको बताया, सिस्टमेटिक रिस्क बताया मैंने ऐसे, कैसे बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर माइनस अनसिस्टमेटिक रिस्क और डिवाइड बाय मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कितना दे रखा है आपको 360। चलो होगा, कितना सिंपल है, देखो आरई फंड की बात करते हैं, आरई फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा 215 माइनस कितना 21 और डिवाइड बाय आपने कितना कर दिया मार्केट रिस्क 360। या आपने बीटा ऑफ आरएस फंड निकाल लिया, एचई फंड, एई फंड, टी फंड, ये सब आप निकाल लोगे। सेम काम करना है आपको, देखो 304 में से 18 माइनस करे डिवाइड बाय 360, 104 में से 16 माइनस करे डिवाइड बाय 360, 126 में 17 माइनस करे डिवाइड बाय 360, रूट करके आपने क्या निकाल लिया बीटा। चलिए अब कैलकुलेशन आ जाओ। सबसे पहले शार्प रेशियो की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। कितना आसान बात थी, 16 माइनस 7 अपॉन क्या करा अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो आपने वैल्यू निकाल ली, फिर आपने रैंकिंग कर दी 1 2 3 4, ये रैंकिंग हो गई। चलिए अब इसके बाद हम बात किसकी कर लेते हैं, टेन्योर रेशियो की। टेन्योर रेशियो में रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बीटा, बीटा अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, तो ये आपने बस केवल बीटा से डिवाइड दे देना है, आप अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएगी। रैंक दे दो 1 2 3 4, आप ये चेक करो कि 1 2 3 4 इसकी रैंक और 1 2 3 4 इसकी रैंक सेम है। सेम है इसका मतलब आप नॉर्मल सिचुएशन पर हैं और आपका दोनों पोर्टफोलियोज के अंदर, सॉरी दोनों मेथड से आप जो है बिल्कुल सही तरीके से आपने अपने फंड को लोकेट कर रखा है, सही तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग ये फंड आपका उस शार्प रेशियो के कंपेयर में बराबर फंड दे रहा है, मतलब इसकी रैंकिंग 1 आ रही है इस वाले रेशियो में भी और इस वाले रेशियो में भी, यानी दोनों अपना वेल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही फंड अपनी म्यूचुअल फंड वेल परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि दोनों का जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है और रैंकिंग जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन आपका जो है वो पोर्टफोलियो का आ गया, वो म्यूचुअल फंड्स कम पोर्टफोलियो था, अब अगला क्वेश्चन पोर्टफोलियो का। ये तो बेटा बिल्कुल आसान सवाल था, एज इट इज क्वेश्चन क्लास में पता नहीं कितनी बार कराया हुआ है, टेस्ट में भी दिया हुआ है, कोई मार्क मैंने दिया हुआ है, जो अपने ज्ञान सागर क्लासेस की आपके टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन है ये मेरा। चलो बात करते हैं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं हमारी बुक में हम कहां देखते हैं। देखो ये एसएफएम की मेरी एसएफएम की बुक है, इसके अंदर आप पेज नंबर जाकर के देख सकते हैं 155 पर, और ये आपको यहां पर दे रखा है एज इट इज सेम क्वेश्चन। तो एबीसी 20%, 18%, 12% कोरिलेशन आपको दे रखा है, ये सारी कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा है, एज इट इज सेम क्वेश्चन आप देख लें, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखिएगा, देखिए मिस्टर सनूम इज advisor of Max Mutual Fund. A study of Max Mutual Fund has revealed the parameter in respect of 3 securities as given below. 3 securities हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन विद इंडेक्स आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो आपको 15% गिवन है। एनालिसिस करना है सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ईच स्टॉक विद रेस्पेक्ट टू द मार्केट, बीटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोवेरियंस अमॉन्ग वेरियस स्टॉक ये निकालना है, कोवेरियंस, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली, अगर आप इक्वली इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, बड़ा वाला फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंगली निकालना है। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो सिचुएशन नंबर 3 के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कई बार ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को करना। देखिए बीटा की कैलकुलेशन आप कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एबी लिमिटेड के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी दे रखा है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 15 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, जो कि आपको दे रखा है 0.60। तो 25/15 मल्टीप्लाई 0.60 करोगे तो आपके पास बीटा वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपने तीनों प्रकार की सिक्योरिटी के लिए बीटा निकाल लिया। चलिए अगले कैलकुलेशन की बात करते हैं।
अगला आपसे बोलता है कोवेरियांस निकालना है। कोवेरियांस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बीटा ऑफ, मतलब दो सिक्योरिटी के बीच की बात कर रहे हैं, बीटा ऑफ पी मल्टीप्लाई बीटा ऑफ क्यू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो कोवेरियांस आप ए और बी के बीच में, बी और सी और ए और सी के बीच में निकालोगे। देखो यहां पर ए बी लिमिटेड, बी एम लिमिटेड, सी एक्स लिमिटेड है, तो मैंने ए बी सी नाम ले लिया इसका। चलो ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी। चलिए देखेंगे ध्यान से। बीटा ऑफ पी यानी कि पहली सिक्योरिटी का बीटा कितना है बेटा 1, दूसरी का कितना है 1.27, तो 1 इंटू 1.27 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट कितना दे रखा है 15, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, अकॉर्डिंगली वैल्यू आ गई। तो ए और बी, बी और सी, ए और सी के बीच में मैंने वैल्यू निकाल ली, तो कोवेरियांस की वैल्यू आ गई। कितनी सिंपल थी। अब क्या करेंगे आप, टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया, तीनों सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट क्या है इक्वली, मतलब वेट क्या हो गया इक्वल हो गया, 1/3 हो गया। चलिए देखेंगे अब। तो यहां पर ये बड़ा वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी का स्क्वायर वेट ऑफ बी का स्क्वायर। अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा फॉर्मूला आपको पता ही है। वैल्यू आपको पुट करनी थी, पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालनी थी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो आ गया 16.96%। चलिए अच्छा, इसमें एक बात ध्यान से क्या सुनने की है कि यहां पर आपके पास कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड बोथ सिक्योरिटीज आपको नहीं दे रखा। तो कोरिलेशन कैसे निकालोगे उसको लेकर के मैंने यहां पर बात कर ली। कोरिलेशन कैसे निकालते हैं अपन, कोवेरियांस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी। तो यहां पर आपको अगर कोरिलेशन निकालना है तो कोवेरियांस आपको पता ही है, कोवेरियांस आपने ऊपर निकाला था ना अभी, और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों सिक्योरिटी का दे रखा है, तो आप क्या निकाल लेंगे, कोरिलेशन निकाल लेंगे। बस आपको यहां पे कोरिलेशन की वैल्यू पुट करनी है। देखो कहां पुट करी, ये करी, ये करी, ये करी, कहां निकाली, ये निकाली, खत्म कहानी। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, तो देखो अच्छा अब सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, सुनो ध्यान से। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, कितना आसान है। तो आपको पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो तीनों कंपनीज का आपको बीटा दे रखा है, वेट आपको इक्वल प्रोपोर्शन दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लिया, सबका समेशन कर लिया, तो पोर्टफोलियो बीटा आ गया। अब सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपको ऊपर भी यूज हुआ था, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आपने निकाला, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए स्टूडेंट अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपन बी पार्ट पर। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, फिफ्थ का बी पार्ट। देखिएगा फिफ्थ का बी पार्ट। अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन अपने नए स्टडी मटेरियल सिलेबस 2022 के अंदर नहीं है। ये सवाल आपको मिलेगा सिलेबस 2016 के स्टडी मटेरियल में। तो कई स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं सर ओल्ड स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो उसको सजेशन है कि आप ओल्ड स्टडी मटेरियल अभी जो लेटेस्ट अपना 2016 सिलेबस है उसको भी देखो और 22 सिलेबस है उसको भी देखो, दोनों को देख करके जाओ। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल से है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आपको रिलेट कर पाए अपन। चलिए देखेंगे अब। देखिए बेटा ये अपना ओल्ड स्टडी मटेरियल है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, पेज नंबर 324 अगर आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको यही वाला क्वेश्चन जो है दे रखा है और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मिस्टर राउन एन इन्वेस्टर ओन अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल विद द इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर राउन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ट्रेनी मिस अनन्या हैज बीन आस्क्ड टू एनालिसिस विद कमेंट्स इफ एनी। देखो यहां पर ये पोर्टफोलियो की डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है कि किस सेंसिटिविटी फैक्टर 1 में कितना रिस्क इसमें है, कितना रिस्क इसमें है, क्या रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है। अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी एमबी में क्या रिस्क है, केएन में अकॉर्डिंग टू फैक्टर 1 सेंसिटिविटी या फैक्टर 1 के हिसाब से कितना रिस्क है, फैक्टर 2 के हिसाब से कितना रिस्क है। दोनों सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आप बात क्या कर रहा है, ये राउंड जो इन्वेस्टर है ये ओन करता है एक पोर्टफोलियो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एज्यूम द सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल। और दोनों सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका जो रिटर्न जनरेशन है वो अकॉर्डिंग टू टू फैक्टर मॉडल है। कैसे, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर राउंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ट्रेनी हैज बीन आस्क्ड टू एनालिसिस विद कमेंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये दोनों सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इसको एनालिसिस करके बताओ कि क्या इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। चलो सुनो ध्यान से अब क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछता है। बोलता है इफ मिस्टर राउंड इन्वेस्ट 1,80,000 रुपए एंड सेल शॉर्ट 90,000 ऑफ सिक्योरिटी के एन एंड परचेज 2,70,000 ऑफ सिक्योरिटी एम बी, एनालिसिस सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर राउंड पोर्टफोलियो टू द टू फैक्टर्स। देखो यहां पर क्या बात खुला है,
मैं आपको इसको सॉल्यूशन के साथ समझाता हूं, देखो कैसे बात कर रहे हैं अपन। देखो मिस्टर राउंड जो है वो 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेल करेंगे शॉर्ट 90,000 रुपए ऑफ सिक्योरिटी केएन को। सिक्योरिटी केएन को सेल करेंगे एंड परचेज 2,70,000 रुपए ऑफ सिक्योरिटी एमबी को परचेज करेंगे। देखो इन राउंड के पास 1,80,000 रुपए तो पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने सिक्योरिटी केएन को बेच दिया तो 90,000 से, तो उनके पास पैसा इकट्ठा कितना हो गया 270, और 270 को उन्होंने इन्वेस्ट कहां कर दिया, एमबी सिक्योरिटी में कर दिया। तो देखें आप, देखिए मैंने बोला एमबी सिक्योरिटी में 270 इन्वेस्ट कर दिया और केएन सिक्योरिटी को 90,000 से बेच दिया, तो 180 तो पहले से पड़े थे, 90,000 बेच करके 270 बन गए, 270 आपने एमबी में इन्वेस्ट कर दिए, केएन जो है उसको शॉर्ट कर दिया, तो नेट इन्वेस्टमेंट हालांकि अभी भी कितना है 1,80,000 रुपए का ही है। चलो अब पहले फैक्टर मॉडल के हिसाब से सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है 0.80 1.5, तो 0.80 1.50 को मल्टीप्लाई किया, अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट वैल्यू निकाल ली। चलिए फैक्टर 1 मॉडल के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो फैक्टर 1 मॉडल के हिसाब से बात करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो 81,000 है, डिवाइड बाय आपके पास जो टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है वो 1,80,000 है, तो आपका फैक्टर 1 के हिसाब से प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, सॉरी पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी कितनी आ गई 0.45। और अगर आप फैक्टर 2 मॉडल की बात करते हैं तो यहां पर आपको बीटा वैल्यू दे रखी है 0.60 एंड 1.10, अकॉर्डिंगली आपने 270 से इसको मल्टीप्लाई किया, 90 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, तो 63,000 को जो है आप डिवाइड देंगे 1,80,000 से, और ये 0.32 जो पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी है पोर्टफोलियो बीटा है वो फैक्टर 2 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या बोलता है, अगला प्रपोर्शन क्या बोलता है, बोलते हैं मिस्टर राउंड जो है वो बोरो करना चाहते हैं 1,80,000 रुपए एट द रिस्क फ्री रेट। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या करा, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1,80,000 रुपए बोरो किया, मतलब नेगेटिव कैश फ्लो हो गया ये। आगे बोलता है इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरो अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 1,80,000 इन सिक्योरिटी एमबी। ये बोलते हैं जो अमाउंट बोरो किया उसके साथ साथ ओरिजिनल अमाउंट जो है, क्या बोला दोबारा समझें, इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरो अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट 1,80,000 है, 180 और बोरो कर रहा, कितना हो गया 3,60,000, 1,80,000 इन सिक्योरिटी एमबी, सिक्योरिटी एमबी में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने क्या बात बोली दोबारा सुनो, 1,80,000 रुपए बोरो करें रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पहली बात, और ओरिजिनल एक अमाउंट आपने बोरो करके लाए थे, एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोड अलॉन्ग विद ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना था 180, तो 180 प्लस 180 कितना बन गया 3,60,000 इन सिक्योरिटी एमबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सिक्योरिटी केएन इन द सेम प्रोपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड एट पार्ट 1। तो केएन सिक्योरिटी को आपने क्या करा था 90,000 से शॉर्ट किया था। एनालिसिस द सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर मॉडल बताना है। देखो यहां पर एक लाइन लिखी है सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब अभी मैं अगर बात करूं ऊपर वाले केस में तो यहां पर प्रोपोर्शन क्या है, इनका जो प्रोपोर्शन है वही सेम प्रोपोर्शन में यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर केएन सिक्योरिटी ने 90,000 शॉर्ट किया था तो इसका डबल अगर आपने 1,80,000 शॉर्ट किया, तो इसका मतलब यहां पर अगर 2,70,000 रुपए का एमबी में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका भी आप क्या करोगे डबल करोगे, तो 2,70,000 का डबल करोगे तो कितना आएगा 5,40,000। तो अब देखो बात क्या है, 3,60,000 तो ही गए थे इसके पास, भाई 1,80,000 रुपए एमबी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा हूं मैं, 1,80,000 रुपए रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर के आया, 1,80,000 ऑलरेडी पड़े थे, कितने हो गए 3,60,000, और 1,80,000 रुपए और कहां से आ गए, केएन को शॉर्ट करके आ गए, तो इसका मतलब इसके बाद 5,40 इकट्ठे हो गए, इन्वेस्ट कर दिए, तो ये लेस करोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है 1,80,000 रुपए का ही है। ठीक है, सेंसिटिविटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, देखो 0.80 एंड 1.50, 0.80 एंड 1.50 दे रखी है, इसके अलावा आपको 0.60 एंड 1.10 दे रखा है, वो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल ली। अब सेंसिटिविटी निकाल लो, पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी 1,62,000 बटा 1,80,000, 1,26,000 बटा 1,80,000, ये आपके पास सेंसिटिविटी आ गई। अगला सवाल क्या है, असेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। फैक्टर 2 मॉडल से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा ये निकालना है। चलिए अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। देखिएगा ये बात, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है बेटा, अगर आप क्वेश्चन देख करके नहीं गए होगे एग्जाम के अंदर तो यहां पर आप कंफ्यूज होगे कि आपको करना क्या है। तो यहां जरूरी ये है कि कम से कम आपका क्वेश्चन आंखों से निकला हुआ होना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए कोई भी अगर अटपटा सवाल जनरली देखने को मिलता है, कोई बहुत पोर्टफोलियो में वैसे तो आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर कोई अटपटा सवाल देखने को मिलेगा तो जनरली मैंने देखा है कि वो मॉड्यूल से बन करके आता है, तो अगर आप मॉड्यूल से देख करके गए होंगे तो आप ये कर पाएंगे। चलिए देखेंगे, रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, since security return are generated by a two factor model, it is assumed that the model is linear equation in two variable। कैसे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बराबर क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 1
मल्टीप्लाई एक्स प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 2 मल्टीप्लाई वाई। देखो यहां पर क्या मतलब है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, आर एस का मतलब है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, बीटा ऑफ फैक्टर 1 मॉडल हो गया, फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी कितनी है, फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी कितनी है, और एक्स का मतलब है रिटर्न प्रीमियम फॉर फैक्टर 1 और वाई का मतलब है रिटर्न प्रीमियम फॉर फैक्टर वाई, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो मैं पहले बात करता हूं एमबी सिक्योरिटी की। मुझे बताओ एमबी सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है, तो आप बोलेंगे 15%। कहां दे रखा, देखो ये दे रखा 15%। और केएन सिक्योरिटी का रिटर्न कितना दे रखा है आपको, 20%। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सिक्योरिटी के केस में कितना है, 10%। चलिए अब यहां पर देखो फैक्टर 1 मॉडल के अंदर सेंसिटिविटी कितनी है, 0.80 एंड 1.50। सॉरी, एमबी सिक्योरिटी के लिए बात कर रहा हूं पहले मैं। एमबी सिक्योरिटी के लिए फैक्टर 1 फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी कितनी है, 0.80 एंड 0.60, 0.80 0.60। और ये फैक्टर 1 के अंदर रिटर्न प्रीमियम कितना है और फैक्टर 2 के अंदर रिटर्न प्रीमियम कितना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू अकॉर्डिंगली रखी मैंने। 10 यहाँ पे माइनस से आएगा, 5% अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन आपके सामने बन गई। केएन सिक्योरिटी के लिए भी आप सेम इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 25% आ रही है, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये बात आपको मेरी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अगर आप देख के गए होगे तो आप कर पाओगे। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब अपना अगला सवाल जो है, अब आ जाते हैं अपन डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स पर। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको डेरिवेटिव फॉरेक्स के दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। चलिए स्टूडेंट, हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 6th के ए पार्ट पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। अब चलिए 6th के ए पार्ट पर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अपना अगला क्वेश्चन जो आया है वो डेरिवेटिव से है। डेरिवेटिव में जो अपना फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड वाला सेक्शन है, वहां से अपना एक क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मिस्टर हिसान इज एन इन्वेस्टर मेड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 शेयर्स एंड द डिटेल्स ऑफ हिज पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स आर एज बिलो। 3 प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन, बीटा वैल्यू दे रखी है। मिस्टर हिसान थिंक दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई एंड ही वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा 0.90। देखिए ये जो अभी आपका पोर्टफोलियो का जो पूरा बीटा वैल्यू है उसको 0.91 पे रिड्यूस करना चाहते हैं। पहले तो अभी आप पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करो कि एग्जिस्टिंग में है कितना, फिर रिड्यूस कितना करके लाना है, 0.91। ठीक है साहब। ही इज कंसीडरिंग बिलो मेंशन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। अब कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा स्ट्रेटजीज क्या क्या दे रखी हैं उसको देखते हैं। पोर्टफोलियो बीटा तो आप रिड्यूस करोगे कैसे, वो तो अभी मैं बात करूंगा। स्ट्रेटजीज किसके रिगार्डिंग है वो अपन आगे की बात करेंगे। डिस्पोज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। अब ये बोल रहा है कि साहब पोर्टफोलियो बीटा को रिड्यूस करने के लिए कितने पार्ट को आप सेल करना चाहेंगे और एक्वायर करना चाहेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, ये आपको बताना है। मतलब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स को आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, और ताकि एक्वायर क्या कर सको, आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर कर सको। आगे बढ़ें। टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर निफ्टी फ्यूचर विच आर करंटली ट्रेडेड 16,250 एंड निफ्टी पॉइंट्स वर्थ ₹100 यूनिट। लॉट साइज दे रखा है, उसका क्या वैल्यू किस पे ट्रेड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको परचेस करने पड़ेंगे ये बताना है। चलिए सुनते हैं ध्यान से। रिक्वायर्ड पहला क्या है, एनालिसिस एंड असेस द पोर्टफोलियो बीटा। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। चलिए पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे। 3 शेयर्स आपको दे रखे हैं, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, आर लिमिटेड। उनके नंबर ऑफ शेयर्स आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू निकालने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, 5,000। इंडिविजुअल प्रपोर्शन आप निकाल लेंगे। इंडिविजुअल प्रपोर्शन निकालने के बाद इंडिविजुअल बीटा आपको दे रखा है, वो आप लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। कितना आ गया, 1.30। अब पोर्टफोलियो बीटा आ गया 1.30। कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो पहला सवाल पूछा गया था असेस द पोर्टफोलियो बीटा। तो अभी पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा है, 1.30 आ रहा है। अभी पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा है, 1.30। अब रिड्यूस कितना करना है अपने को, 0.91। कैसे करोगे, देखो ध्यान से। असेस द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। क्या करना है आपको, कितनी आप सिक्योरिटीज को डिस्पोज करो ताकि आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को एक्वायर कर सको और आप अपने पोर्टफोलियो बीटा को कितने पे ला सको, 0.91 पर। चलो कितना आसान बात है, समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। कितनी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आपको एक्वायर करनी है ये आपको बताना है। तो पोर्टफोलियो बीटा में जो मुझे रिड्यूस करके लाना है वो कितने पे लाना है बेटा, 0.91 पर। लेट द प्रपोर्शन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज फॉर टारगेट बीटा 0.91। देखो प्रपोर्शन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज फॉर टारगेट बीटा 0.91 इज एक्स। मतलब मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मेरा पोर्टफोलियो बीटा कितना आ जाए, 0.91। तो सुनो ध्यान से, मुझे पोर्टफोलियो बीटा 0.91 चाहिए, ठीक है। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का जो बीटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0।
भाई अगर मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा तो मैंने उसको एक्स मान लिया। भाई रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा उसको एक्स मान लिया, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है 0। अच्छा, इसके बाद रिस्की सिक्योरिटीज का बीटा कितना दे रखा है 1.30, और रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा तो मैं बोला टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को मैं हटा दूं तो रिस्की सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा निकल जाएगा। ठीक है साहब, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, 1.30 को 1 से किया, 1.30 को x से किया, सॉल्यूशन कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 0.30। मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे 30%। कितना करोगे 30%। चलो अभी आपने करंटली इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है 5000, तो देखो शेयर्स टू बी डिस्पोज ऑफ टू रिड्यूस द बीटा, तो कितने शेयर्स आपको डिस्पोज ऑफ करना है, तो 5000 का 30% मतलब 1500 लाख का 1500 लाख का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आपको डिस्पोज करनी है, जो आपने रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको डिस्पोज करना है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आपको क्या करनी है एक्वायर्ड करनी है। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आपको कितनी एक्वायर्ड करनी है ये बात आपने निकाल ली, ये सवाल आपसे पूछा गया था जो अपन ने निकाल लिया कि वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड, जो कि कितना आ गया 1500 लाख। चलिए तीसरा सवाल क्या पूछते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ। अब ये बताना है कि हर इंडिविजुअल कंपनी का कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने डिस्पोज ऑफ करना है, बस ये निकालना है आपको, कितना सिंपल है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने डिस्पोज ऑफ करना है, सुनो ध्यान से, देखो 1500 लाख रुपए की वैल्यू डिस्पोज ऑफ करनी है, और किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में इनका इन्वेस्टमेंट अभी रिस्क की सिक्योरिटी का है, तो 30%, 60%, 10%। तो आप क्या करेंगे 1500 का 30%, 1500 का 60%, 1500 का 10% अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, यानी इतनी वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इतनी वैल्यू कितनी हो गई 450, 900, 150, ये वैल्यू हो गई। मार्केट प्राइस क्या दे रखी है, देखो मार्केट प्राइस सवाल में कितनी दे रखी है आपको 250, 375, 125, बस इससे आप डिवाइड लगा दो, 450 अमाउंट को 250 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो कितना आ गया 1.80। इतने लाख शेयर डिस्पोज ऑफ करने हैं, 240 लाख शेयर डिस्पोज ऑफ करने हैं, अकॉर्डिंगली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखेंगे ध्यान से कितना आसान क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ का ए पार्ट करने के बाद अब मैं बात कर रहा हूं सिक्स्थ के बी पार्ट पर। बी पार्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपसे पूछता है सब बायनोमियल मेथड, रिस्क न्यूट्रल मेथड, सिंपल कैलकुलेशन है, अब सिंपल वैल्यूज दे रखी है, कुछ है ही नहीं इस सवाल के अंदर। देखो द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द शेयर्स ऑफ मचोन लिमिटेड इज अवेलेबल बिलो। देखो करंट मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 432 रुपए, स्ट्राइक प्राइस दे रखी है 462 रुपए, मैक्सिमम प्राइसेस 3 मंथ के बाद कितनी ऊपर जा सकती हैं, मिनिमम प्राइस नीचे कितनी जा सकती हैं, और कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड अगर आप करते हैं तो 9% की रेट से ई की पावर आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.0228, निकालना भी नहीं है, दे रखा है। देखो असेस द 3 मंथ कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग द बायनोमियल मेथड एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड। कॉल ऑप्शन की प्राइस आपको निकालनी है, कॉल ऑप्शन की प्राइस निकालनी है अकॉर्डिंग टू बायनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड, दोनों मेथड से निकालनी है बेटा यहां पर। अच्छा, जस्टिफाइड दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू अंडर बोथ द मेथड्स आर सेम। आपको ये जस्टिफाई करके बताना है कि दोनों मॉडल रिस्क न्यूट्रल मेथड और बायनोमियल मेथड से जो आपने कैलकुलेशन ऑफ कॉल ऑप्शन की प्राइस निकाली है क्या वो बराबर आ रही है, ये भी जस्टिफाई करके बताना है। मैं आपको बता देता हूं बायनोमियल मेथड, रिस्क न्यूट्रल मेथड, यानी कि दोनों से जो आप कॉल ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट करोगे ना वो बराबर ही आएगी। चलो देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन था, समझते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ 3 मंथ कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग द बायनोमियल मेथड एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड, दोनों से अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रिस्क न्यूट्रल मेथड से। चलिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पढ़ लेते हैं। देखिए करंट मार्केट प्राइस आपको दे रखी है बेटा 432 रुपए, स्ट्राइक प्राइस आपको सवाल में कितनी गिवन है 462 रुपए, ये स्ट्राइक प्राइस की इंफॉर्मेशन है। पहले इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं क्या क्या गिवन है। मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस की इंफॉर्मेशन 537 और 390 आपको दे रखी है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको 9% दे रखी है, और ई की पावर आर टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए रिस्क न्यूट्रल मेथड क्लास के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने ये वाला। चलिए देखेंगे अब कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड लो प्राइस, समझना ध्यान से। अब कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड लो प्राइस।
सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी हाई प्राइस की क्या होगी, लो प्राइस की होगी, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, एस इंटू ई की पावर आर टी माइनस लो प्राइस अपॉन हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो आपकी जो स्पॉट प्राइस चल रही है वो कितनी है, 432 रुपए, ई की पावर आर टी की वैल्यू दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपने फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और माइनस लो प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस को आपने सेट करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आ गई तो लो प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल में से 1 माइनस करके। स्टेप नंबर 2 में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी डे आपको कैलकुलेट करना है। सुनो ध्यान से, अब एक्सपायरी डे पर आपके पास दो सिचुएशन बनेंगी, या तो प्राइस ज्यादा जाएगी या प्राइस कम जाएगी। सुनो ध्यान से, या तो 537 जाएगी या 390 जाएगी। स्ट्राइक प्राइस आपने कितनी कर रखी है, 462, तो 400 प्राइस ये आपको दे रखी है। ऑप्शन कौन सा है, पुट ऑप्शन की कॉल ऑप्शन, आपको दे रखा है कॉल ऑप्शन। सुनो ध्यान से, अब आपके पास एक्सपायरी डे पर या मैच्योरिटी डे पर मार्केट में 537 की प्राइस चल रही है और आप कॉल ऑप्शन के तहत कितने पे खरीद सकते हो, 462 पर। सस्ते में खरीद सकते हो ना, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ कितना मिलेगा, 75 रुपए का मिलेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.353 है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना होगा, 26.475। अच्छा, मार्केट में 390 की प्राइस चली गई, कॉल ऑप्शन के तहत आप एक्सरसाइज करना चाहोगे, नहीं, क्योंकि महंगा है भाई, मार्केट में सस्ता मिल रहा है ना, तो अपन एक्सरसाइज करेंगे नहीं, लैप्स करेंगे, तो कोई पे ऑफ नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑप्शन सेलर को ड्यू डेट पर जो लॉस दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 26.475 का एक्सपेक्टेड लॉस दिखाई दे रहा है। अभी 26,475 का लॉस कब है, एक्सपायरी डे पर है, तो आज प्रीमियम चार्ज करना है भाई। ऑप्शन प्राइस का मतलब ही क्या होता है कि ऑप्शन सेलर, ये ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से कितना प्रीमियम चार्ज करे आज, तो वो अपना एक्सपेक्टेड लॉस देखता है फ्यूचर में कितना हो रहा है, तो उसने अपना एक्सपेक्टेड लॉस निकाल लिया फ्यूचर में इतना हो रहा है। पर ये कब हो रहा है, फ्यूचर में, आज से 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद की बात कर रहा है, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद ऑप्शन सेलर को इतना लॉस दिखाई दे रहा है, तो वो 3 महीने पहले अपना वैल्यू लेकर के आएगा। कैसे लेकर के आएगा, एक्सपायरी डे प्राइस दे रखा है ई की पावर माइनस आर टी, तो आप पीछे लेकर के आओगे वैल्यू को, तो आपने पीछे लेकर के आए तो वैल्यू कितनी हो गई, ये इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करके आप लेकर के आते हैं 25.88। इसका मतलब ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम कितना चार्ज करेगा, 25 रुपए 88 पैसे चार्ज करेगा। सिंपल कैलकुलेशन। चलिए, अब यही वैल्यू मैं बाइनोमियल मेथड से कैलकुलेट करूंगा, जो डिसीजन ट्री बना करके अपन करते हैं। चलिए, अब बाइनोमियल मेथड में स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं, जब ऊपर निकाल रखी है, निकाल तो लिया आपने, यहां पर देखो 0.353 0.647 निकाल तो ली, ये निकाल ली मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल में आपने ऊपर निकाल ली। अब देखें, प्रिपेयर अ बाइनोमियल ट्री टू रिफ्लेक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड पे ऑफ एट एक्सपायरी डे ऑफ ऑप्शन निकालना है। देखिए, आज करंट में अगर मैं बात करूं तो स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है, 432 रुपए की, तो मैक्सिमम कितनी जाएगी 537 और लोअर कितनी जाएगी 390। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.647 है। स्ट्राइक प्राइस 462 दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली अगर स्ट्राइक प्राइस 462 है, मार्केट में 537 का मिल रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू आप सस्ता खरीद सकते हो, तो पे ऑफ कितना जनरेट होगा 75 का कॉल ऑप्शन में। यहां पर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई पे ऑफ जनरेट नहीं करेगा। ये सिंगल स्टेज मॉडल हो गया बेटा, कई सेकंड स्टेज मॉडल भी बताया था मैंने, 3 स्टेज मॉडल भी बताया था मैंने, तो ये आपका सिंगल स्टेज मॉडल है, बस यहां पर आकर के रुक गई गाड़ी। ठीक है, चलो अब स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ ऑप्शन अंडर कॉल। कॉल आपको निकालना है, तो बस कुछ नहीं है, पे ऑफ आपके पास 0.75 यहां जनरेट होगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पीछे आ जाओ, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पीछे आ जाओ, और यहां पर पे ऑफ कितना है 0, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पीछे आ जाओ। लेकिन पीछे आओगे तो आपको जो ई की पावर आर टी की वैल्यू उसको डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड दोगे तभी तो पीछे आओगे। तो ये पीछे आकर के आपकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी आ गई 25.88। तो यही आपकी रिस्क न्यूट्रल मेथड में आई थी, यही आपकी बाइनोमियल ऑप्शन मेथड में आ गई। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस के अंदर जो ऑप्शन प्राइस की वैल्यू है वो सेम है। चलिए, तो देखें यहां पर मैंने बात क्या बोली, आपसे सवाल पूछा गया था बाइनोमियल मेथड रिस्क न्यूट्रल मेथड के अंदर कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालो, निकाल ली मैंने, और ये दोनों ही मॉडल में सेम आएगी, ये भी जस्टिफाई कर दिया कि दोनों की दोनों सेम आ रही है। सो देयर इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अंडर बोथ मॉडल्स इज सेम। चलिए, ये बात आपको मेरी क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे अब
अब देखिए अपना आखिरी क्वेश्चन है बेटा सेवेंथ वाला, उसके बाद तो थ्योरी वाला सेक्शन है। तो सेवेंथ वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल आसान। सेवेंथ का ए पार्ट जो क्वेश्चन है, हालांकि मैं उसको फॉरेक्स के अंदर थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट बोलता हूं, बट ये क्लासरूम में करा हुआ क्वेश्चन है अपना। और कॉल ऑप्शन, ये जो सॉरी फॉरेक्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है। करेंसी ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग है। करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड मार्केट कवर तो कुछ बात ही नहीं है, करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपने को मॉड्यूल में भी दे रखा है, ये अपन ने क्लासरूम में करा भी है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं इसके बारे में। देखिएगा देखिएगा ये अपना एक क्वेश्चन दे रखा है। पेज नंबर मॉड्यूल में जाएंगे तो 808 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, जो कि आपका ये करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सवाल दे रखा है क्लास बुक के अंदर अपना। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। कुछ पार्ट चेंज है, वो मैं बता देता हूं अभी क्या चेंज है। कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखे। तो ये तो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट हो गया, और क्वेश्चन जो आपको बुक में दे रखा है वो ओटीसी प्रोडक्ट हो गया। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में क्या है, सुनो ध्यान से। पहले पढ़ेंगे सोनटेक्स लिमिटेड इंडियन फर्म नीड टू पे जापानीज येन 1 करोड़ ऑन 31 अगस्त इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। द फर्म इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव मेथड, फॉरवर्ड मार्केट कवर एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमारे पास जो ये मॉड्यूल में सवाल दे रखा है, इसमें फॉरवर्ड मार्केट कवर के साथ साथ मनी मार्केट का भी ऑप्शन था और करेंसी ऑप्शन भी था। तीनों ऑप्शन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, और जहां भी आपका आउटफ्लो सबसे लीस्ट होगा उस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे। तो यहां पर केवल फॉरवर्ड मार्केट और करेंसी ऑप्शन मार्केट के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था। चलिए तो यहां पर देखिए एक इंडियन फर्म है जिसको जापानीज येन में पेमेंट करना है, ठीक है। अब ये करेंसी जो अपने आप को हेज करना चाहते हैं वो फॉरवर्ड मार्केट कवर से भी कर सकते हैं, करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से भी कर सकते हैं। 1 जून को फॉलोइंग कोटेशन 1 रुपये बराबर जापानीज येन के आपको दे रखी है। स्पॉट रेट और आज से 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट दे रखी है। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑप्शन परचेज आर एज फॉलोज, स्ट्राइक प्राइस। अच्छा अब इस पेमेंट को करने के लिए आप अपने सिचुएशन को हेज करना चाहेंगे, और हेज कैसे करेंगे? स्ट्राइक प्राइस की इंफॉर्मेशन गिवन है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों के तहत। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ जापानीज येन कवर्ड द फर्म वुड बी यूज फॉरवर्ड रेट एज फ्यूचर स्पॉट रेट। नोट क्या बोलता है? एक्सेप्ट rates round off other calculation to nearest rupee required के analysis and infer on which the following methods would be most advantageous to Sontex Limited। तो जिसमें आपका आउटफ्लो सबसे कम होगा उस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ रुपी में आउटफ्लो सबसे कम होना चाहिए। तो फॉरवर्ड मार्केट कवर, करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों ऑप्शन को अपन चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले फॉरवर्ड मार्केट कवर की बात करते हैं, बिल्कुल आसान बात है। तो देखें कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन फॉरवर्ड मार्केट में कैसे निकालोगे? 1 रुपये बराबर आपको इन्फॉर्मेशन स्पॉट रेट दे रखी है और 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट दे रखी है। अब पेमेंट आपको 1 करोड़ येन में करना है, तो कैश आउटफ्लो इन टर्म ऑफ रुपी क्या होगा? तो 1 करोड़ को आप डिवाइड दे देंगे 1.5726 से। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? देखो आप येन में पेमेंट करने के लिए रुपी को क्या करोगे? सेल करोगे। आप रुपी को सेल करोगे तभी तो येन आएगा, और येन आएगा तो येन को पेमेंट करोगे। अब सुनो ध्यान से, आप रुपी को क्या कर रहे हो? सेल। बैंक क्या कर रहा है? रुपी को बाय। तो बैंक बेस करेंसी खरीद रहा है तो किस रेट पे खरीदेगा? बिड रेट पे खरीदेगा। मतलब 1.5726 से आप डिवाइड देंगे, बिड रेट आ गई तो इससे आप डिवाइड देंगे, तो इतना रुपी आउटफ्लो आपका होगा। तो फॉरवर्ड मार्केट कवर के अंदर आपका आउटफ्लो कितना होता है? 63,58,896 रुपी आपका आउटफ्लो हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। अब करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान से सुनना, यहां पर 2 बातें मैंने आपको बताई थी। एक तो होता है ओटीसी प्रोडक्ट और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट का मतलब होता है ओवर द काउंटर, और एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब होता है हम शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं सिचुएशन को हेज करने के लिए। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन बेटा नहीं दे रखी है सवाल में। अगर आप बेटा इस क्वेश्चन से मैच करोगे ना, तो यहां पर देखो फॉरेन करेंसी ऑप्शन प्राइस में 1 यूनिट बराबर 12,500 पाउंड आपको दे रखे हैं। तो इसका मतलब यहां पर लॉट साइज आपको गिवन है, और अंडरलाइंग करेंसी मैंने आपको बताया था वही लेते हैं जिसमें लॉट साइज की इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की गिवन होती है। यहां पर सवाल में आपको क्या ऐसा कोई लॉट साइज की इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तो इसका मतलब ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट नहीं है, ओटीसी प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट था बेटा? ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट था। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? ओटीसी है। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे?
एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, बस अब सॉल्यूशन पार्ट को अपन समझते हैं। तो अंडरलाइंग करेंसी क्या हो जाएगी? रुपी। अब आप करना क्या चाहेंगे, सुनो ध्यान से। 1 करोड़ का येन में पेमेंट करना है। येन में पेमेंट करने के लिए रुपी को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में जाके सेल, तभी तो येन आएगा और मैं येन को पेमेंट कर पाऊंगा। तो रुपी को सेल करेंगे बेटा, और रुपी को सेल करेंगे तो रुपी का मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाऊंगा? पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनाएंगे? तो एक्सपोजर अमाउंट आपको दे रखा है 1 करोड़ का, इतना पेमेंट करना है। ठीक है, अब हाँ जी, स्ट्राइक प्राइस आपको दे रखा है 1.5855 डिवाइड दे दिया, तो अकॉर्डिंगली एक्सपोजर अमाउंट इन रुपी टर्म के अंदर आपके पास इतना वैल्यू आ गया, इतना रुपी टर्म के अंदर आपका आउटफ्लो होगा। तो एक्सपोजर अमाउंट, लॉट साइज दोनों सेम, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी कितना बनेगा? 1। मैं आपको बता देता हूं, ओटीसी प्रोडक्ट में बाय डिफॉल्ट जो है, ओटीसी प्रोडक्ट में बाय डिफॉल्ट जो है एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलिए अब कैलकुलेशन आप प्रीमियम अमाउंट की कर लेंगे। तो भाई ये आपका एक्चुअल आउटफ्लो है रुपी टर्म में, और आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो कितना पे करना है आपको? 0.098। पुट ऑप्शन में इतना प्रीमियम पे करना है ना, निकाल लो मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका ईएन में वैल्यू आ गई, पर रुपी टर्म में अपन को बात करनी है। रुपी टर्म में बात करनी है तो आपका जो स्पॉट रेट है, भाई आप मुझे बताओ प्रीमियम का पेमेंट कब करोगे? आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो प्रीमियम का पेमेंट कब करोगे? स्पॉट में करोगे। स्पॉट में किस रेट से करोगे? 1.5225। तो 1.5225 से डिवाइड दे दोगे तो ये इन रुपी टर्म के अंदर आपका प्रीमियम अमाउंट कितना पे करना है यह निकल के आ जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो निकाल लो। कैश फ्लो ड्यू टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितना कैश फ्लो हो रहा है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितना कैश फ्लो हो रहा है? इतना कैश फ्लो हो रहा है, देखो ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? इतना पे कर रहे हैं, तो इतना आपका आउटफ्लो हो रहा है 67 लाख समथिंग। चलिए 67 लाख समथिंग आउटफ्लो, 6 लाख समथिंग, सॉरी 6 लाख समथिंग, 6,71,000 आउटफ्लो हो रहा है यहां पर। और यहां पर आउटफ्लो कितना है? एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया इसको। 67,13,136, 67 लाख रुपए हो रहा है, और यहां आउटफ्लो कितना है? समथिंग 63 लाख रुपए समथिंग है। तो कौन से ऑप्शन में आउटफ्लो कम है? तो आप बोलेंगे सर फॉरवर्ड मार्केट में आउटफ्लो कम है, फॉरवर्ड कवर मार्केट में आउटफ्लो कम है। तो आप करेंसी ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, किसको चुनेंगे? फॉरवर्ड मार्केट कवर को चुनेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन अपना बचता है, इसको और देख लेते हैं। तो अपना आखिरी क्वेश्चन जो है वो है बी पार्ट। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट अपना क्वेश्चन बचा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद अपना ये पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन अपना बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका फॉरेन एक्सचेंज से पूछा गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में गिवन नहीं है, पर क्या दिक्कत है, मॉड्यूल में गिवन नहीं है, आप इसको पढ़ करके अगर देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात पूछी गई है, देखो कितनी सिंपल बात है। क्या बोलता है? अजंता फार्मा लिमिटेड हैज एक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। अजंता फार्मा लिमिटेड ने एक्वायर करा है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ₹10 मिलियन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ TANP लिमिटेड, अ यूरोपियन कंपनी। यूरोपियन कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, उसको आपने 10 लाख रुपए का सामान बेचा है, 10 मिलियन का अपने सामान जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। APL हैज ऑल्सो प्लान टू इंपोर्ट बल्क ड्रग वर्थ ₹5 मिलियन फ्रॉम गोडाउन लिमिटेड, a company in UK. The proceeds of export will be realized in 3 months from now, and the payment for import will be done after 6 months from now. The invoicing of these exports and imports can be done in any currency, dollar, euro and pound sterling at company's choice. The following market codes are available. तो सुनो ध्यान से, देखिए आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए मैंने कोई यूरोपियन कंपनी को एक्सपोर्ट किया। सबसे पहले एक्सपोर्ट को सुनो, मैंने 10 मिलियन का एक्सपोर्ट किया यूरोपियन कंपनी को। अब मैं उसकी जो बिलिंग कर सकता हूं ना, इनवॉइसिंग कर सकता हूं वो मैं किसी पर भी कर सकता हूं, डॉलर, यूरो, पाउंड, किसी पर भी मैं उसकी बिलिंग बना सकता हूं। अब जो भी कोटेशन है, $1 बराबर रुपी, यूरो बराबर रुपी, पाउंड बराबर रुपी, कोटेशन दे रखी है, एनुअलाइज प्रीमियम दे रखा है। सवाल किस बात का है? सुनो ध्यान से आगे। बोलता है एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट व्हाट रिकमेंडेशन वुड यू मेक टू द अजंता। आप क्या रिकमेंडेशन देंगे इस कंपनी को अबाउट द इनवॉइसिंग, इन विच करेंसी फॉर प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन विच करेंसी फॉर पेमेंट फॉर इंपोर्ट। सवाल ये है, मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया 10 मिलियन का, तो मुझे 10 मिलियन आएगा, कितना आएगा? 10 मिलियन रुपीज आएगा। अब मैं जो इनवॉइसिंग करूंगा वो मैं किस में करूं? डॉलर में करूं, यूरो में करूं, पाउंड में करूं? तो मैं इनवॉइसिंग उसमें करना चाहूंगा एक्सपोर्ट के केस में जिसमें मुझे रिसीवेबल ज्यादा होगा। इंपोर्ट के केस में मैं इनवॉइसिंग उसमें करना चाहूंगा जिसमें मेरा पेमेंट कम से कम होगा।
चलो देखो ध्यान से, कितनी सिंपल बात है। देखो सबसे पहले मैंने बात करी प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट आईएनआर, यानी कि इंडियन रुपी जो है आपको 10 मिलियन मिलेंगे। पोजीशन ऑफ इनफ्लो अंडर द करेंसी विल बी एज फॉलोज। देखो सबसे पहले मैंने बात करी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको 10 मिलियन रुपया जो है एक्सपोर्ट किया है, ये आपका रिसीवेबल है। अब देखो मैं सबसे पहले डॉलर की बात करता हूं। सपोज मैंने कोई इनवॉइसिंग करी डॉलर में, तो मुझे रिसीवेबल भी किस में होगा? डॉलर में। तो देखो सुनो ध्यान से, मैंने सामान एक्सपोर्ट किया डॉलर में, तो मुझे रिसीवेबल किस में होगा? डॉलर में। डॉलर में रिसीवेबल हो गया। अब डॉलर मेरे पास आ गया, तो डॉलर को मैं बेचने जाऊंगा, तो बैंक डॉलर क्या करेगा? खरीदेगा। मेरे पास डॉलर आया ना, एक्सपोर्ट किया तो डॉलर आया, तो डॉलर मैंने बेचा, तो बैंक डॉलर क्या करेगा? खरीदेगा। बैंक हमेशा बेस करेंसी डॉलर को खरीदेगा किस पे? सस्ती रेट पर। कितने रुपए पर? 82.10। तो 82.10 एप्लीकेबल रेट हो गई। लेकिन ऊपर आपको इंडियन रुपी में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपने इसको डिवाइड दे दिया, मतलब इतने डॉलर की आप बिलिंग बनाएंगे। आपने जो अल्टीमेटली सामान बेचा है वो 10 मिलियन रुपी के इक्विवेलेंट अमाउंट बेचा है सामान, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो आप बिलिंग करोगे वो इस अमाउंट की करोगे। ठीक है साहब, अब बिलिंग कर दी। अब आज से कितने महीने के बाद की बात कर रहा है? देखो ये आज से 3 महीने की बात कर रहा है। द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज इन 3 मंथ फ्रॉम नाउ। तो एक्सपोर्ट में जो सामान बेचा है आपने 3 महीने बाद रिसीव होगा। अब 3 महीने बाद डॉलर की कीमत जो है वो एनुअलाइज प्रीमियम 7% से बढ़ जाएगी। तो देखो 3 महीने बाद, तो मैंने 3 महीने बाद की रेट निकाल ली। कैसे निकाली? 7 इंटू 3/12। तो 3/12 करोगे, 3 से 12 काटोगे 4, 7 को 4 से डिवाइड दो, 1 प्लस करो, अकॉर्डिंगली आपने फॉरवर्ड रेट निकाल ली। अब क्या करना है आपको? बस ये रेट फॉरवर्ड रेट निकाली आपने, ये आपके पास रिसीवेबल होगा, मल्टीप्लाई करो, टोटल एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रुपी आज से 3 महीने बाद कितना रिसीव होगा? इतना रिसीव होगा। तो अगर मैं डॉलर में इनवॉइसिंग करता हूं, तो इन टर्म्स ऑफ रुपी मुझे कितना इनफ्लो होगा आज से 3 महीने के बाद? इस अमाउंट का इनफ्लो होगा। बस यही सारे काम करने हैं आपको। अब अगला सवाल क्या है? 77.15 ले लो, बिड रेट लेंगे अपन। तो ये आपने 1 करोड़ को डिवाइड दे दिया इतने से, इतना पाउंड आ गया। पाउंड को आपने कितने % प्रीमियम करना है? 6% प्रीमियम करना है। अकॉर्डिंगली वैल्यू आपने फ्यूचर फॉरवर्ड रेट की निकाल ली, मल्टीप्लाई आपने किससे किया? इस यूरो से मल्टीप्लाई किया, तो आपको आज से 3 महीने बाद इतना अमाउंट रिसीव होगा। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद फिर से आपको 1 करोड़, और पाउंड के अंदर बात करते हैं तो बिड रेट से आप डिवाइड दे दो। बिड रेट से आपने डिवाइड दिया, तो ये पाउंड में आपका इनफ्लो होगा, और इसको आपने आज से 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट निकाल ली, मल्टीप्लाई किया, तो इन टर्म्स ऑफ रुपी इतना इनफ्लो होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में अगर बिलिंग आप डॉलर में करते हो, यूरो में करते हो, पाउंड में करते हो, तो इन टर्म्स ऑफ रुपी सबसे ज्यादा इनफ्लो कहां हो रहा है? मुझे बताओ। 101.25, 101.50, 101.75 सबसे ज्यादा इनफ्लो कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। इसका मतलब आप बिलिंग किस में करोगे? डॉलर में बिलिंग करोगे। सिंपल कहानी, सिंपल बात समझा गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिलिंग में डॉलर करेंगे। ये बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, देखो ये लिखी, देखो मैंने, सिंस कैश इनफ्लो इन हाईएस्ट इतना इन केस ऑफ डॉलर, हेंस इनवॉइसिंग फॉर एक्सपोर्ट शुड बी किस में होगी? डॉलर में होगी। चलिए अब इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। इंपोर्ट कितना किया है आपने? देखो 5 मिलियन का आपने इंपोर्ट किया है, जिसका पेबल कब है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट कब है? आफ्टर 6 महीने के बाद है। तो जब आप इंपोर्ट के केस में पेमेंट करोगे, तो इन टर्म्स ऑफ रुपी पेमेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में कम होगा उस ऑप्शन को ऑप्ट करना है। देखो कितनी आसान बात है। चलिए, तो मैंने यहां पर क्या बोला? 5 मिलियन है, 5 मिलियन को मैंने डिवाइड दूंगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? हाँ जी, कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? आस्क रेट। सुनो ध्यान से, अब कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? आस्क रेट। कैसे? सुनो ध्यान से। इंपोर्ट किया मैंने कोई चीज इंपोर्ट करी, तो पेमेंट मुझे किस में करना है? डॉलर में। डॉलर मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है? रुपया। तो मैं रुपए को बेचूंगा और डॉलर को परचेस करूंगा, यानी बेस करेंसी डॉलर को मैं परचेस कर रहा हूं। मैं अगर डॉलर को परचेस कर रहा हूं, तो बैंक डॉलर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। और बैंक अगर डॉलर सेल कर रहा है, तो कौन सी रेट लगेगी? आस्क रेट लगेगी। इसका मतलब यहां पर 82.20 से डिवाइड दो, अकॉर्डिंगली आपका कितने डॉलर की बिलिंग होगी निकल के आ गया। फिर जो आज की करंट रेट आपकी चल रही है 82.20, उसको 7% प्रीमियम से आप फॉरवर्ड रेट निकालोगे, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके देख लो इन टर्म्स ऑफ रुपी पेमेंट कितना जा रहा है। इसी प्रकार पाउंड के अंदर आपका इन टर्म्स ऑफ यूरो के अंदर आपका इन टर्म्स ऑफ पेमेंट कितना जा रहा है, पाउंड में आपका इन टर्म्स ऑफ पेमेंट कितना जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ रुपी कितना पेमेंट जा रहा है। तो मुझे बताओ पेमेंट कौन से ऑप्शन में सबसे कम जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये पाउंड के अंदर सबसे कम पेमेंट जा रहा है। तो पाउंड के अंदर सबसे कम पेमेंट जा रहा है, तो देखो यहां लिख दिया मैंने। हाउएवर कैश आउटफ्लो इज लीस्ट इन
केस ऑफ पाउंड द इनवॉइसिंग फॉर इंपोर्ट शुड बी पाउंड। तो इंपोर्ट जो आप करोगे वो किस में करोगे, पाउंड में करोगे। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन वीडियो मैंने आपको बताया, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि इसके बाद ये थ्योरी वाला सेक्शन था जिसमें डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज को लेकर के एडवांटेज बताने थे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड क्या होती है, फीचर्स बताने थे, और एक सिक्योरिटाइजेशन का स्पेशल पर्पस व्हीकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ रखा है। आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। मेजरली हमको प्रैक्टिकल पोर्शन को लेकर के बात करनी थी, तो ये मैंने आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो बना दिया है। तो इसको आप देख लेंगे आराम से। और जो भी स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को अब मैच कर लो, आपको पता लग जाएगा एस्टिमेटेड मार्क्स आपको कितने मिल रहे हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा और आपको अच्छी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इसमें जरूर से अपने कमेंट लिख सकते हैं, कोई भी चीज पूछनी है आप कर सकते हैं। ये सारा सॉल्यूशन वीडियो आज की क्लास में अपन ने देखा। तो अब आपकी रिजल्ट के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, होप सो बढ़िया तरीके का आपका रिजल्ट रहे। और जिसका अगर थर्ड ग्रुप है वो क्लियर हो जाता है तो फोर्थ की तैयारी करें, फोर्थ। और अगर आपका बोथ ग्रुप निकल जाता है, सीएमए अगर क्लियर हो जाता है तो आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी करेंगे। चलिए, तो आज के इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन इतना रखते हैं। अब मिलते हैं आगे। चलिए, धन्यवाद।